तेजस्वी यादव जी ने हमारे परिवार को बस एक मोहरा बनाया तेज प्रताप यादव जी को बर्बाद करने की। क्या तेज प्रताप यादव के सीधेपन का खामियाजा आकाश यादव और अनुष्का यादव भुगत रहे हैं? हमारी मदर एडमिट हुई हॉस्पिटल में, हमारी सिस्टर एडमिट हुई हॉस्पिटल में, हमारे घर में लमसम समझिए 1 हफ्ता तक मतलब लोग खाना नहीं खा रहा था। अंदर जाने के बाद 5-7 लोग सब हथियार बंद। मेरे पापा का पहले फ़ोन निकाल लिया पॉकेट से, फ़ोन सीज कर लिया। सुनो जरा, तुम अपने पूरे परिवार के साथ पटना छोड़ो, नहीं तो खोपड़िया तुम्हारा उल्टा देंगे। 3 करोड़ में पहुंचाओ तुम लोग, बहुत पैसा कमाए हो तुम लोग। दगुआ का भी है, दगुआ क्या मतलब पिस्टल से मारने की बात कर रहा है। हमारे परिवार को नंदफन भी बोल रहा है, तरह तरह का चरित्र का हनन कर रहा है। ऐसा बात की मतलब सोच कहने लगा कि हम लोग जादू टोना किए हुए तेज प्रताप यादव जी पे। और जो मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं ना, वो भूल जाने का समय है। तेजस्वी यादव जी को दिक्कत है यादव समुदाय से। अगर आकाश डाइवोर्स कराने की क्षमता रखते हैं, तांत्रिक विद्या से पूजा करके उनको मोटिवेट किए हुए हैं। अनुष्का आपसे छोटी? हाँ, छोटी है। उनकी शादी? लालू यादव जी ने कहा कि आकाश शिकायत नहीं होना चाहिए, हसनपुर तेज को लेकर जाओ। तो तेज भैया उसमें और बोले कि मेरा सीट क्यों चेंज हो रहा है। तो शाम में अचानक से पूरे पटना में होर्डिंग लग जाता है, आकाश यादव की मीटिंग में जो जाएगा वो तेजस्वी विरोधी होगा। एक लोग को मालूम था कि उनके घर के द्वारा लगवाया गया। वो दुनिया को सिखा देंगे, उनको कोई सिखा नहीं सकता है। पूरा राजद के अंदर में जब युवाओं का जो आप एक लहर देखे थे जिस दौर में, वो तेज प्रताप यादव जी का लहर। तो ये तेजस्वी यादव जी का जो भी व्यक्ति अंदर से खोखला होता है ना, उसको इन्हीं चीज़ों से डर लगता है। तो वो खोखले हैं। जगदानंद सिंह जी ने कह दिया हु इज तेज प्रताप यादव। प्रताप जी ने कहा कि जाके लालू यादव से पूछिए हु इज तेज प्रताप यादव। वो पहले हमको बुला कर पहले धमकी घर पे देता था कि तुम लोग परिवार तुम लोग परिवार यहाँ से लेके हटो, तुम अपने पूरे परिवार के साथ पटना छोड़ो, नहीं तो खोपड़िया तुम्हारा उल्टा देंगे। तेजस्वी जी हमको बुला के बोलते कि सुनो आकाश, हसनपुर से तेज प्रताप को चुनाव हरवाना है, इसीलिए हसनपुर भेज रहे हैं। चुनाव भी लड़ेंगे, चुनाव भी जीतेंगे। तेजस्वी यादव जी ने एक सिर्फ प्रकरण का सहारा लिया उस व्यक्ति को मिट्टी में मिलाने के लिए। पशुपति पारस जी को तेजस्वी यादव जी के लोगों ने फोन करके, तेजस्वी यादव जी ने फोन करके मुझे क्यों निकलवाया पार्टी से। और जो मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं ना, वो भूल जाने का समय है। प्रभात खबर पॉडकास्ट में आज चर्चा होगी एक उभरते हुए नेता से, बिहार के एक इस तरह के युवा से जो जब जिस पार्टी के करीब जाते हैं तो वहाँ पे शीर्ष पर पहुँचने की काबिलियत रखते हैं। थोड़े ही समय में उनको जो भी राजनीतिक पर्सनालिटी होती है वो अपने सबसे खासम खास लोगों में मानने लगती है, लेकिन बहुत जल्द फिर वो आंखों के कांटा भी बनने लगते हैं और बहुत जल्द उनके लिए तमाम कार्रवाइयाँ भी होती है। नाम है आकाश यादव। आप परिचित होंगे शायद हाल के उस कार्यक्रम से या उस घटनाक्रम से जिसमें उनकी बहन का नाम जोड़ करके एक शीर्ष नेता के साथ देखा गया। बात करेंगे उनसे उन तमाम विषयों में, लेकिन शुरू यहाँ से करते हैं कि आकाश, ये बार बार आंखों का कांटा क्यों बन जाते हैं आप? ये आंखों का कांटा हम बार बार सबकी नज़र में नहीं बनते हैं। ये आंखों का कांटा हम सिर्फ और सिर्फ बिहार में जो वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी हैं उनके ही नज़र में बनते हैं। क्या दिक्कत है भाई तेजस्वी को? तेजस्वी यादव जी को सिर्फ व्यक्ति विशेष आकाश यादव से दिक्कत नहीं है। तेजस्वी यादव जी को दिक्कत है यादव समुदाय से। तेजस्वी यादव जी को दिक्कत है युवा चेहरा से। तेजस्वी यादव को सबसे ज़्यादा दिक्कत है कि यादव में कोई गरीब घर का लड़का, बोलने वाला, संघर्ष करने वाला मेरे आगे नहीं हो। सिर्फ आकाश ही नहीं, उनके नज़र में तो कन्हैया कुमार भी खटकते हैं, उनके नज़र में तो पप्पू यादव भी खटकते हैं। लेकिन उन लोगों के पास एक अनुभव है और एक पुराना एक समर्थन है। और हम एक गरीब घर के यादव घर के लड़का हैं जो गरीबी और संघर्ष और ईमानदारी के साथ अपनी राजनीति को और अपने संघर्षों को आगे लेके चलते हैं। तो उनके नज़र में खटकते हैं। आप जब ये बात कह रहे हैं तो मैं यह भी मान के चल रहा हूँ कि आप ना जिसका नाम ले रहे हैं आप उनके बड़े करीब भी रहे हैं, आप उनके परिवार के भी करीब रहे हैं, आप उनके घर में भी रहे हैं। तो अगर आप ये बात कह रहे हैं तो ज़रूर आपके पास कोई ठोस आधार होगा। नहीं, ठोस आधार इस बात को कहने के लिए मेरे पास नहीं है, बल्कि पूरा ठोस जवाब बिहार की जनता के पास है। कैसे? तेजस्वी प्रसाद यादव जी के बड़े भाई हैं जो माननीय हसनपुर से विधायक हैं, तेज प्रताप यादव जी। हम पटना विश्वविद्यालय के वाणिज्य से हमने राजनीति का अपना शुरुआत किया था। पटना विश्वविद्यालय में वाणिज्य के हम अध्यक्ष बने। क्लास 12 हमारा संत कैरन सेकेंडरी खगौल रोड से हुआ। आरजेडी के हम अध्यक्ष वहाँ से बने। फिर हम विश्वविद्यालय के कमेटी में आए। फिर हम महानगर के अध्यक्ष बने 2015 बिहार विधानसभा इलेक्शन के बाद, जब तेजस्वी यादव जी का पॉलिटिकली लॉन्च हुआ था, तेज प्रताप यादव जी का पॉलिटिकली लॉन्च हुआ था। गाड़ी के डिक्की में बैठकर
जो उस समय हमारे हुआ करते थे, हमारे शीर्ष नेता जो होते थे संगठन के, उनके गाड़ी की डिक्कियों में बैठकर महुआ में जा जाकर हम लोग पोस्टर चिपकाते थे, रात रात में गांव में घर जाके बोलते थे कि तेज भैया चुनाव जीतेंगे तो मेडिकल कॉलेज बनवाएंगे, तेज भैया चुनाव जीतेंगे तो रोड बनवाएंगे। फिर 15 का जब इलेक्शन कंप्लीट हो गया, जब बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी, जब ये स्वास्थ्य मंत्री बने, वो उप मुख्यमंत्री बने, फिर उसके करीबन 6 महीने के बाद, 6 या 7 महीने के बाद दिसंबर के टाइम पे हमको बिहार का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, छात्र राष्ट्रीय जनता दल का। और उस वक्त प्रदेश अध्यक्ष बनाने के बाद हमने लमसम 2 महीने के भीतर में पूरे बिहार का हमने भ्रमण किया। और हमने क्या संघर्ष किया नहीं किया वो जनता बोलेगी तो ज़्यादा बेटर होगा, हमको बोलना उतना उचित होगा नहीं। फिर जब प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद फिर जब 2000 जब तेज प्रताप यादव जी की जब शादी का जब टाइम आता है, तो उनके शादी के होने के कुछ महीनों के बाद पारिवारिक साजिश के तहत, मैं पारिवारिक बोल रहा हूँ, राजनीतिक नहीं बोल रहा, क्योंकि उस समय कोई संगठन हमारे विरोध में, पार्टी हमारे विरोध में नहीं था, क्योंकि पार्टी के लिए तेजस्वी यादव जी भी खुद उस समय नए थे। 2015 में उनकी लॉन्चिंग हुई थी, तो पार्टी, नेता, पब्लिक को समझने में भी समय लग रहा था। तो पारिवारिक साजिशों के तहत हमको उस वक्त भी पार्टी से निकाला गया। और निकालने के आपको रोकूं यहाँ पे जी, शादी पर जी, एक बयान है, दरअसल मैं कोट करता हूँ ऐश्वर्या जी का बयान है, जो कि फिलहाल पत्नी है तेज प्रताप यादव जी की, केस चल रहा है उनका। तो उन्होंने कहा कि यह सब राजनैतिक नाटक है, 12 साल से यह गतिविधि चल रही है। 12 साल कहने का आशय है कि उनकी शादी 2018 में हुई थी, आप भी उसी समय का जिक्र कर रहे हैं। साजिश क्या है? शादी में क्या अड़चन थी तेज प्रताप यादव? देखिए, मैं आपको अगर ईमानदारी से बताऊं, क्योंकि मेरा एक कैरेक्टर है कि जो बात हम बोलते हैं सच बोलते हैं और डंके की चोट पे बोलते हैं। ठीक है। ना डर भय हमको होता नहीं किसी से। जब तेज प्रताप यादव जी की जब शादी हो रही थी, ना तो मैं शादी में इन्वॉल्व था कि तेज भैया की शादी कहाँ हो रही है, नहीं हो रही है, जबकि आप इससे पहले इन्वॉल्व थे। नहीं, मैं उस समय छात्र राजद का प्रदेश अध्यक्ष था। जिस दिन इनका शादी के अनाउंस हुआ था, उस दिन हमारी मीटिंग 3 देशतन मार्ग में चल रही थी छात्रों की। और शादी के बाद जब शादी वगैरह सब हो गया, उसके बाद भी मैं छात्र का प्रदेश अध्यक्ष होते हुए जेपी यूनिवर्सिटी से लेकर बिहार यूनिवर्सिटी तक मैं भ्रमण कर रहा था। नहीं, आपने कहा ना कि आप 2015 में बिल्कुल जाके महुआ और तमाम विधानसभाओं में आप पर्चे लगा रहे थे, आप डिक्कियों में बैठ रहे थे। बिल्कुल कि आप तेज भैया के बहुत करीब थे। 2015 में हम राष्ट्रीय जनता दल के एक छात्र के एक नेता और कार्यकर्ता होने के नाते हम घूम रहे थे। जब 2015 का जब इलेक्शन, जब तेज प्रताप यादव जी जीत कर आ गए, तब मैं पटना महानगर का अध्यक्ष बना। मतलब मैं संगठन के एक ओहदे पे मैं पहुंच गया, जहां हमारी वार्तालाप नेता से आमने सामने होगी, क्योंकि संगठन में जो सचिव होते हैं वो तो अपने नेता के पास जाकर बेचारे बैठ के डिस्कशन नहीं करते हैं। तब नेता ने हमारे संघर्ष को देखा, हमारे मेहनत को देखा कि कैसे टीम तेज प्रताप के नोपी लगाकर, कैसे पटना के कारगिल चौक पे जितने पुराने पत्रकार भाई होंगे उनसे पूछिएगा, हर एक मुद्दों पे हम लोग कारगिल चौक से लेकर इनकम टैक्स गोलंबर तक हम लोग का फिक्स होता था हर एक मुद्दे पे। तो उन्होंने हमारे काम को देखा, फिर हमको उन्होंने अध्यक्ष बनाया। फिर उसके बाद उनकी शादी हुई ऐश्वर्या राय जी के साथ। फिर शादी के बाद फिर उनकी डाइवोर्स हुई। जब डाइवोर्स उनकी जब शादी की हुई, तो शायद भगवान साक्षी होंगे, महाकाल और आदरणीय चंद्रिका राय जी हैं, आदरणीय पूर्णिमा राय जी हैं, आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी हैं, तेजस्वी यादव जी हैं, मीसा भारती जी हैं। तमाम लोग को पता था कि क्या हुआ नहीं हुआ, और आकाश के गला पे तलवार रखा गया था और आकाश ने वहाँ पे अपने आप को प्रूफ किया था। उसके बाद अचानक से मुझे संगठन से आउट कर दिया जाता है। एक सामान्य व्यक्ति होने के नाते जी, मेरा दिमाग, आपकी बातें मुझे ठीक लग रही हैं जी, कनेक्टिंग डॉट्स ढूंढ नहीं पा रहा है जी। कनेक्टिंग डॉट्स, आप कह रहे हैं कि आप बहुत ही तेजी से काम करके बहुत बेहतरीन ढंग से आपने अपने राजनीतिक करियर को ऊपर किया जी, सब कुछ ठीक चल रहा था, आप एक ओहदे पे पहुंचते हैं और एक शादी होती है परिवार में, जिसमें आप उनके तमाम जो भाई बहन सबका नाम भी ले रहे हैं। तो फिर इस राजनेता के तलवार कंधे पे रखने की जरूरत क्यों पड़ती है, गले के रखने पे क्यों पड़ती है? ये जरूरत आकाश इसलिए आकाश, क्योंकि आकाश उस वक्त तेज प्रताप यादव जिंदाबाद का झंडा और नारा को बुलंद कर रहा था, जो तेजस्वी यादव जी को पसंद नहीं पड़ रहा था। और जो इनका ये प्रकरण शादी और डाइवोर्स का हुआ, ये नॉट ओनली तेज प्रताप यादव जी, किसी भी एक लड़के के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक होता है, चाहे वो हम हो चाहे कोई भी हो। लेकिन उस परिस्थिति में भी और पूरे ईमानदारी के साथ तेज प्रताप यादव जी का जिंदाबाद का नारा
तेज तेजस्वी जिंदाबाद का नारा, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार का नारा, ये सारे नारों से कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जी को ये डर लगा, उनके टीम के लोगों को ये डर लगा, स्पेशली संजय यादव जी को, कि कहीं ये मुख्यमंत्री का कुर्सी पे कहीं कोई दावेदारी ना खड़ा हो जाए, कहीं मुख्यमंत्री के कुर्सी तक कहीं हमारा कंपटीशन दो में ना हो जाए। तो ये जो डाइवोर्स और शादी का जो प्रकरण हुआ, इस प्रकरण के आधार बनाते हुए कि आकाश ने कराया, ये सब के पीछे आकाश का हाथ है, ये आधार बनाते हुए हमको वहां से हटा दिया गया। क्या बात हुई थी? बोला गया कि तुमने डाइवोर्स कराया, हम बोले कि हमने कराया, तो बताइए हमने कहाँ कराया। अगर आकाश डाइवोर्स कराने की क्षमता रखते हैं फिर तो आकाश बहुत आप अब आगे सुनिएगा तो और इंटरेस्टिंग कहानी है। आकाश ने डाइवोर्स कराया, ये आधार पहला बनाया गया, आकाश के वजह से सब कुछ हुआ, ये आधार बनाया गया। और सच में जिसने डाइवोर्स कराया वो आज आदरणीय लालू यादव जी का पीए बना हुआ है। आपने कहा राजनीति का जिक्र, 2018 में जब डाइवोर्स जब हुआ या डाइवोर्स जब फाइल हुआ तो 2019 की तो लोकसभा में चंद्रिका राय जी पर सारण लोकसभा से चुनाव लड़ रहे थे। आकाश तो 2019 में लोकसभा का चुनाव कहीं से नहीं लड़ रहा था। आकाश यादव तो उस समय आरजेडी से आकाश को उस समय भगाया गया था, और आकाश यादव उस वक्त जेपी ब्रिगेड बनाकर चमकी बुखार में लोगों का सेवा कर रहा था। फिर उसके बाद 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव आता है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में दिसंबर के महीने पे सोशल मीडिया पे तेज प्रताप यादव जी का पोस्ट आता है कि आकाश तुम वापस आओ, छात्र राजद को तुमको ज़रूरत है। फिर 2020 में हमको बुलाया जाता है। बुलाने के बाद यही तेजस्वी यादव जी के आकाश सरकार बनानी है हर हाल में, भाई को हसनपुर लेकर जाओ, भाई मोहद्दीन नगर लड़ना चाहता है, इसको हसनपुर लेकर जाओ। कब बात हुई आपसे? 2020 के इलेक्शन की मैं वार्तालाप बता रहा हूँ आपको, माननीय नेता प्रतिपक्ष के साथ जो वर्तमान में है। उन्होंने कहा कि आकाश हसनपुर लेकर जाओ। हमको लगे एक बार थोड़ा सा रुकिए। 2018 में आपसे कहा, आपने अपनी शब्द यूज किया जी। कि मुझको भगाया। जी हटाया। आप कह रहे थे कि जी, मुझको भगाया, जी। तब जाके मैं जेपी जी ब्रिगेड बना के काम कर रहा था लोगों के बीच। फिर एक सोशल मीडिया की पोस्ट आई आपसे कुछ 2020 बात हुई, में। 2020 में फिर आपके सामने नेता प्रतिपक्ष जो मौजूदा है आदरणीय लालू यादव जी भी हैं। लालू यादव जी घर पे बुलाया आपको? नहीं, उस समय आदरणीय लालू यादव जी का रिम्स में इलाज चल रहा था। 2020 में जब वो डायरेक्टर के जब वो कॉटेज में रहते थे तो मिलने का उस वक्त समय होता था, जो परमिशन लेके मिला जाता था। तो मिलने वाले परमिशन में हम थे, तेज भैया थे और डॉक्टर धर्मेंद्र चंद्रवंशी जो कुम्हरार विधानसभा से चुनाव लड़े थे आरजेडी की सिंबल में 2020 में। अभी वो जदयू में है। तो वहाँ पे आदरणीय लालू यादव जी ने कहा कि आकाश शिकायत नहीं होना चाहिए, हसनपुर तेज को लेकर जाओ। तो तेज भैया उस समय मोहद्दीन नगर विधानसभा के लिए वो थे और बोले कि मेरा सीट क्यों चेंज हो रहा है, जब महुआ में हम इतना काम किए हैं, जब महुआ मेरा सब कुछ है, तो फिर हमको महुआ से शिफ्ट क्यों किया जा रहा। शिफ्ट भी किया जा रहा तो महुआ से बगल पड़ता है मोहद्दीन नगर, वहाँ शिफ्ट कर दो। अगर ऐसा कुछ लग रहा है कि नहीं हम लोग और संगठन में लोगों को जगह देना है, नौजवानों को मौका देना है, तो उस समय मुकेश रोशन जी बेचारे महनार हाजीपुर उनको ऐसे ऐसे घुमाया जा रहा था आरजेडी के द्वारा। तो हमको आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के पास रांची लेकर तेज भैया लोग सब लोग गए। हम लोग वहाँ बैठे, उन्होंने कहा कि आकाश हसनपुर लेके जाओ, वहाँ अच्छा रहेगा। फिर मैं वहाँ से आने के बाद, रांची से आने के बाद मैं सीधे हसनपुर चला गया। आपने पुरानी गिले शिकवे मिटा दिए? अब मेरी तो इतनी औकात नहीं कि मैं आदरणीय लालू यादव जी के सामने बैठूं और मैं कोई गीला शिकवा का मैं जिक्र करूं। उनका मतलब बात आपने नहीं रखी। मैंने हमको लगा कि लगता है जो मेरे ऊपर जो दाग लोग लगाए थे वो दाग खत्म हो गया। जो मेरे हमको मालूम था कि साजिश चल रहा है, लोग साजिश का वो सब घर के लोग उनके जानते हैं। तो हमको लगा शायद राजनीति है भाई, सब भूल गए हैं या फिर सब चीज़ खत्म हो गया होगा। अब इन लोग को हमको अब आगे बढ़ना है, सब पुराने बातों को हमको भूल के चलना है। ठीक है। उसके बाद मैं हसनपुर चला गया। तेजस्वी यादव जी की लगातार हमसे बातचीत होती थी, वही 10 सर्कुलर रोड में उन्होंने मुझे बुलाया भी। एजिया यादव भी थी, जिस समय तेज भैया का मोहद्दीन नगर विधानसभा जाने का मन हो गया था कि मोहद्दीन नगर विधानसभा से लड़ेंगे। तो मोहद्दीन नगर 20 के बाद 20 में तो फिर एजिया यादव जी को बुलाया गया, बोला गया एजिया जी भाई हसनपुर से लड़ेगा, आप मोहद्दीन नगर से तैयारी कीजिए। फिर उसके बाद मैं कंटिन्यूसली मैं उनके SBI का मैं नॉमिनी बना, जो इलेक्शन में जो कैंडिडेट्स को खोला जाता है। उसके बाद मैं इस पार्टी का स्टार प्रचारक बना 2020 इलेक्शन में। लगातार मेरी तेजस्वी जी से बातचीत होती थी, संजय जी से बातचीत होती थी, कांग्रेस पार्टी के भी नेताओं का जो कार्यक्रम होता था उन सब रिगार्डिंग से मेरी बातचीत होती थी। सारा मैं फाइनेंस से लेके मैं सब कुछ मैं उस चुनाव का मैंने देखा। जैसे चुनाव के टाइम पे लगा कि मतलब तेजस्वी जी बोलते थे कि आकाश क्या कंडीशन है, क्या कंडीशन है, और चुनाव बिल्कुल थोड़ा टफ था।
हसनपुर का। से पूछते थे। हाँ, मतलब लगातार वो भी और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी भी मतलब वाया मीडिया पूछते थे कि क्या हुआ कैसा चल रहा आपने है। कहा आकाश क्या हालत है? हाँ, मैंने क्या हालत है, क्या चल रहा है, सब क्या कंडीशन है, वोट बैंक में क्या हो रहा है। तो उस समय तो मतलब चिराग पासवान जी का पार्टी तो सब जगह आरजेडी से अंदर अंदर मिल के काम कर रहा था। तो हम सारी चीज़ों को हमने देखा। अच्छा। उसके बाद जब इलेक्शन का जब रिजल्ट आया तो लमसम 15 से 20 हज़ार के मार्जिन से तेज प्रताप यादव जी ने चुनाव में जीत दर्ज कराया। ठीक है। यहाँ तक कोई डिस्कशन, कोई कुछ इश्यूज नहीं हो रहे थे। एकदम मैं भी खुश था कि भाई चलो मुझे एक जिम्मेवारी दिया गया था, मैंने उस जिम्मेवारी को निभाया। तेजस्वी यादव जी को जितने में रात के 11 बज गया था 2020 बिहार विधानसभा में, और वो तेज प्रताप यादव जी से कम मार्जिन में चुनाव जीते हैं राघोपुर से। पटना फिर हम लोग आए, उसके बाद हम कार्यक्रम पटना में कर रहे थे। पटना में कार्यक्रम हमारा 2020 के बाद जो कार्यक्रम चला था आज़ादी पत्र, आदरणीय लालू यादव जी जब जेल में थे तो हम लोग राष्ट्रपति को पूरे बिहार भर में घूम घूम कर लेटर लिखवाते थे पोस्ट कार्ड के माध्यम से, और पटना जीपीओ से राष्ट्रपति महोदय को हम लोगों ने पोस्ट कार्ड भेजा था कि लालू जी को रिहा करो, लालू जी बीमार है। हाँ, कैंपेन हमने चलाया। उसके बाद जातीय जनगणना की मांग का मैं धरना दे रहा था। जगदानंद सिंह जी उस समय प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे आरजेडी के। उसी वक्त शाम में अचानक से पूरे पटना में होर्डिंग लग जाता है, पूरे पटना में। परसों मेरा बैठक होता था 20 तारीख को, और पूरे पटना में होर्डिंग लग जाता है, जिस होर्डिंग में तेजस्वी यादव जी का फोटो हटा दिया जाता है। उस बैनर में हम होते हैं, तेज भैया होते हैं, श्रीमती राबड़ी देवी जी होती हैं, मीसा दीदी होती हैं, और आदरणीय लालू यादव जी होते हैं। और वो बैनर राजद कार्यालय के गेट पे लगाया जा रहा है, मतलब पार्टी ऑफिस के गेट पे। पूरा पटना का आप छोड़ दीजिए, वो लगा। उसके 2 दिन के बाद मेरा मीटिंग भी हुआ। तो मीटिंग में एक तेजस्वी यादव जी की टीम की तरफ से एक संदेश दिया गया कि आकाश यादव की मीटिंग में जो जाएगा वो तेजस्वी विरोधी होगा। और उस वक्त राजद के कोई भी पार्टी ऑफिस के लोग से लेकर राजद का कोई भी नेता राजद कार्यालय के अंदर में मेरे द्वारा आयोजित बैठक में कोई शामिल नहीं हुआ। सिर्फ तेज प्रताप यादव जी आए और वो उद्घाटन भी किया, शामिल हुआ। आपने कहा रातों रात बैनर मतलब चेंज हो गया। वो बैनर 2 दिन तक पूरे पटना में रहा। आकाश, आपको मालूम तो होगा कि किसने लगवाया? मैं कह रहा हूँ कि हम ही को नहीं, सबको मालूम था किसने लगवाया। एक एक लोग को मालूम था कि उनके घर के द्वारा लगवाया गया, एक एक लोग को। उसके बाद मीटिंग भी हमारा होता है। मीटिंग में 1500 से 2000 छात्र एकत्रित होते हैं, जो फेसबुक सोशल मीडिया सब पे है। उसमें तेज भैया ने वहाँ आदरणीय जगदानंद सिंह जी को लेकर कुछ बयान दिया कि ये पार्टी तानाशाही नहीं चलेगा, कार्यकर्ता के लिए गेट खुलना चाहिए। और मैंने उन्होंने जेन्युइन बात किया कि पार्टी में नेता से मिलने कोई जो आ रहा है वो जनता है, कोई अपने एचआर से मिलने तो नहीं आ रहा है, कोई अपने बॉस से तो मिलने नहीं आ रहा है। तो उस बॉस प्रवृत्ति के खिलाफ उन्होंने बिगुल फूंक दिया। उसके बाद जगदानंद सिंह जी ने कार्यालय आना बंद कर दिया। और जब वो कार्यालय आना बंद कर दिए तो अचानक से 15 दिन के बाद वो कार्यालय आते हैं, और मैं महाकाल का कसम खाकर बता रहा हूँ, मुझे हल्का सा भी भनक नहीं कि क्या होने वाला है। मैं उसमें आरा भीटा रोड पे था। अचानक से मेरे पास नोटिफिकेशन आता किसी हमारे साथी के द्वारा कि भाई फलाने आदमी को प्रदेश अध्यक्ष छात्र का बना दिया गया। हम शॉक्ड, कह रहे ये क्या हो गया अचानक से। कुछ महीना पहले चुनाव, मतलब हमको अभी तक मेरा हक भी नहीं मिला, मतलब हमको मेरा प्राइज गिफ्ट नहीं मिला कि वाह आकाश वेल डन, तुमने बहुत अच्छा काम किया, हाँ तुमने अच्छा काम किया आकाश। ये कुछ तारीफ वारीफ नहीं मिला, सीधे लेटर मिल गया। मेरा दिमाग शॉक्ड हो गया, कह रहे ये कैसे हो गया। उसके बाद जगदानंद सिंह जी का बयान आता है। क्या था बयान? कि आकाश यादव मेरे पार्टी में था ही कब था नहीं मालूम, छात्र का पद खाली था इसीलिए मैंने इस लड़के को बना दिया। सोचिए वो इतने बुजुर्ग व्यक्ति एक हमारे जैसे गरीब यादव के बच्चा के साथ इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकते हैं। समाजवाद का वो चोला ओढ़ते हैं, धोती कुर्ता पहनते हैं गांधी जी की तरह, और वो आदमी आकर मीडिया में बोले। सोचिए उस कार्यालय से बोले जिस कार्यालय से न्यूज़ गया है पूरे न्यूज़ चैनल में कि डीएम को ज्ञापन सौंपने वाले में छात्र के प्रदेश अध्यक्ष आकाश यादव, युवा के प्रदेश अध्यक्ष कारी सोहेब, पार्टी के पटना जिला अध्यक्ष स्वर्गीय देवमुनि यादव जी जो आज धरती पे नहीं है, पार्टी से लेटर गया हुआ है। हम छात्र राज के प्रदेश अध्यक्ष के ही बैनर तले हम 2020 इलेक्शन के स्टार कैंपेनर बने दूसरी बार। और वो उतना बुजुर्ग नेता ने कहा कि मेरे पार्टी में था ही नहीं। तो इससे बड़ा आप समझ सकते हैं कि मेरे लिए क्या दिल पे लगा होगा। क्या किया आपने फिर? मैंने तेज भैया से पहले बात किया, वो उसमें प्रॉपर एग्रेसिव हो गए, करे हमसे ही बात नहीं किया, कैसे हो गया, क्या हो गया। हम बोले भैया आप शांत रहिए, आप कुछ भी बोलिएगा तो लगेगा सबको कि हम करवा रहे हैं,
हम आपको सिखा रहे हैं। ये वहाँ का एक पहला पॉलिटिक्स आधार है कि तेज प्रताप यादव के साथ जो रहेगा वो चोर, पॉकेटमार, दलाल, थर्ड क्लास का आदमी होगा, ऐसा परसेप्शन बना देना है। उसके बाद तेज भी कौन बनाता है परसेप्शन? तेजस्वी यादव एंड टीम जो भी कुछ करेंगे तेज प्रताप यादव, लगेगा कि आकाश ने सिखा दिया। बस बस तेज प्रताप यादव को सिखाना पड़ता है। मैं आपको सच्चाई बता देता हूँ, उनको सिखाने वाला तो कोई माई कलाल पैदा नहीं लिया है। वो दुनिया को सिखा देंगे, उनको कोई सिखा नहीं सकता है। क्यों लगता है उनके, जब आप तथाकथित तौर पे आप कह रहे हैं कि उनके परिवार को ऐसा लगता है? आप समझिए इसमें क्या बेसिक रीज़न है ना। तेज प्रताप यादव जी वो छवि को लेकर सड़क पर निकलते हैं जिस छवि को लोगों ने आदरणीय लालू प्रसाद यादव में देखा है। उनका जनता से मिलना, उनका लोगों से मिलना, उनका अपने कार्यकर्ताओं के लिए खड़ा होना, तो वो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जी का जो पूरा राजद के अंदर में जब युवाओं का जो आप एक लहर देखे थे जिस दौर में, वो तेज प्रताप यादव जी का लहर था, वो तेजस्वी यादव जी का लहर नहीं था। आज तेजस्वी यादव जी पार्टी को संभाल रहे हैं ना, क्यों नहीं किसी का लहर रोक पाए? क्यों नहीं चिराग पासवान के लहर को रोक पाए? क्यों नहीं पप्पू यादव के लहर को रोक पाए? क्यों नहीं प्रशांत किशोर के लहर को रोक पाए? क्यों प्रशांत किशोर की जाति को बता बता के किसी को डाउन करने के फेरे में पड़े हुए हैं? तो ये तेजस्वी यादव जी का जो भी व्यक्ति अंदर से खोखला होता है ना, उसको इन्हीं चीज़ों से डर लगता है। तो वो खोखले हैं राजनीतिक रूप से, तो उनको वो चीज़ लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि पार्टी के अंदर में प्रॉपर एक टीम खड़ा हो जाए, जो टीम आपको आज दिख रहा होगा। आज राजद का मतलब क्या है? आज राजद का मतलब है संजय यादव। आज राजद का मतलब क्या है? जो संजय यादव जी बोलेंगे वही होगा। तो ये टीम बनाने का लगा, उन लोगों को लगा कि कहीं आकाश एक टीम ना फॉर्म कर दे। आकाश का पूरा जो वर्कर है, पूरा जो संगठन है, ये कहीं पार्टी के अंदर में दो पार्टी ना खड़ा हो जाए, दो विचारधारा ना खड़ा हो जाए कि कौन यादव प्रेमी है, कौन यादव विरोधी है, कौन सनातनी प्रेमी है, कौन सनातनी विरोधी है। तो ये डर उनको लगातार समा रहा था, और वो डर जब समाते समाते जब ओवरफ्लो होता था तब वो हमको हटाते थे, और जब वो डर कम होता था तब हमको वो बुलाते थे। ये उनका कॉन्सेप्ट था। आपको 2020 चुनाव जीतने के बाद थोड़े समय बाद आपसे कहा गया कि अब आप उस पद पे नहीं हैं, या कि किसी और को वहाँ पे हाँ पद था, मतलब पद खाली था, और फिर उसी में कॉल लाइन ऐड हुआ था। तेज प्रताप यादव जी छात्र राजद के संरक्षक हुआ करते थे स्टार्टिंग दौर से, बीएन कॉलेज में जब वो राजनीति करते थे उस दौर से। जी ठीक बात है। और ये इतिहास उठा के कोई देख ले कि बिहार में राजद का युवाओं को पहला झंडा उठाने वाला व्यक्ति का नाम तेज प्रताप यादव है, ना कि तेजस्वी यादव जी है। तेजस्वी क्रिकेट में बिजी थे, वो कहीं नहीं बिजी थे, बिना वही वाला बात है कि जबरदस्ती का बिजी बनना। उसके बाद क्या हुआ कि जब हमारा ये इलेक्शन के बाद का जब कंडीशन जब शुरू हुआ, तेज प्रताप यादव जी छात्र राजद के संरक्षक थे, तभी हम लोग उनके संगठन में थे। जगदानंद सिंह जी ने कह दिया हु इज तेज प्रताप यादव। वो बयान बहुत पूरे इंडिया लेवल में चला था कि बतौर राजद का प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह जी ने बोल दिया कि हु इज तेज प्रताप यादव। उस जगह से जगदानंद सिंह जी और तेज प्रताप यादव जी में विवाद शुरू हुआ, जो तेज प्रताप जी ने कहा कि जाके लालू यादव से पूछिए हु इज तेज प्रताप यादव। उसके बाद जगदानंद सिंह जी को आगे रख के कहवाया गया कि नहीं, छात्र राज संरक्षक तो हमारे कोई लिपि में कुछ है नहीं, ये नहीं वो नहीं, जगदानंद सिंह जी ने कहा, कोई हायरार्की नहीं है। हाँ। उसके बाद तेजस्वी यादव जी से जब बयान लिया गया, उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा तो ये कोई मामला नहीं है जो उनका अपना होता है पलड़ा झाड़ने वाला, मेरा ये मामला नहीं, संगठन और पार्टी का मामला। उन्होंने उस पर छोड़ दिया। उसके बाद हमने तेज भैया को बोला कि भैया अब हमारा शरीर, हमारा दिमाग और हमारा भविष्य इन प्रताड़ना को नहीं झेल पाएगा पार्टी का। ये 25-50 लाख का कौन होर्डिंग लगवाया, क्या हुआ, आपकी किससे लड़ाई हुई, और मेरा गला कट गया। अभी तो समय था कि हमको गिफ्ट मिले पार्टी की तरफ से कि मैंने अच्छा काम किया, और हमको ये मिला। उसके बाद मैंने उनसे हाथ जोड़ते मैंने कहा भैया मुझे अब आज्ञा दीजिए। उसके बाद मैंने प्रण लिया कि मैं अब तेजस्वी यादव जी के झांसे में और तेजस्वी यादव जी के साथ में कभी भी, चाहे जो हो जाए, मैं काम नहीं करूँगा। कि अब आप राजद के साथ नहीं जाएंगे या कि तेजस्वी के साथ नहीं जाएंगे? हम जब तक राजनीति करेंगे, हम तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कहीं कोई पहल नहीं करेंगे, कहीं कोई काम नहीं करेंगे, कहीं कुछ नहीं करेंगे। राजद इज नॉट तेजस्वी। राजद में और भी कार्यकर्ता हैं जो खेत खलियानों में मजबूत कर रहे हैं, हम उनके लिए आज भी खड़े हैं। हम इनके लिए खड़े नहीं हो सकते, हम इनका समर्थन और इनके साथ राजनीति हम कभी नहीं कर सकते। ये कब फैसला किया आपने? ये फैसला हमको लगता है कि जिस वक्त हम आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी का जब संगठन राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को जब दिल्ली में जब हमने ज्वाइनिंग लिया था, उसी वक्त हमने कसम खाया था कि नहीं, अब नहीं,
बहुत हो गया और ये आदमी बिहार के लिए सही नहीं है, ये आदमी बिहार के नौजवानों के लिए सही नहीं है, खासकर यादव समाज के लिए सही नहीं है और हिंदू के लिए तो खैर बात ही छोड़ दीजिए। तब हम उसी समय से प्रण ले लिए। फिर उसके बाद पशुपति कुमार पारस जी के पार्टी के हम छात्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। उसके बाद मेरा और तेज भैया का पॉलिटिकल जो प्रॉपर जो सिनेरियो था वो प्रॉपर अलग हो गया। फिर 2024 का लोकसभा का चुनाव आया, वो हम उनके मतलब आरजेडी के खिलाफ हम अपना एनडीए में थे और तेज भी अपने महागठबंधन में थे, इनके साथ थे। अब उसके बाद जैसे ही ये प्रकरण आया जो हमारे घर से जो जोड़ा गया, हमारी सिस्टर को लेके जोड़ा गया, तो इस प्रकरण में भी तेजस्वी यादव जी ने बहती गंगा में हाथ धोने का प्रयास किया और सफल भी हो गए। तेज भैया के आईडी से अपडेट हुआ, उन्होंने बताया क्या मामला था नहीं मामला था, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। तेजस्वी यादव जी ने तेज प्रताप यादव जी को पार्टी और परिवार से निकलवाने का भी फैसला आदरणीय लालू यादव जी से आगे करके किया कि परिवार और पार्टी के लिए घातक है। तो अब उसमें जनता ज़्यादा हमसे ज़्यादा होशियार समझदार है कि क्या घातक है। आकाश, एक मिनट में फिर से आऊँगा तेज प्रताप यादव जी पे, तेजस्वी पे, उनके परिवार पे। एक बार आपके परिवार की तरफ चलना चाहता हूँ। कौन कौन है आपके परिवार में? हम हैं, मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरा एक भाई, मेरी एक बहन और हमारे 3 डॉग्स। आपके परिवार के? हाँ हाँ, अच्छी बात है। क्या करते हैं आपके पिताजी? हमारे पिताजी का एक नॉर्मल सीमेंट का कारोबार हुआ करता था, 2-3 दुकान हुआ करता था। वो दुकान किसी कारणवश बंद हो गया, तो अब हम लोग का जो और से फ़ोन पे जो ऑर्डर्स आता है सीमेंट वगैरह का, उसका काम हुआ। मम्मी हाउस वाइफ हैं। बड़ी आपकी दीदी? नहीं, छोटी है हमसे। आप बड़े हैं सबसे? हाँ, सबसे बड़े हम हुए, हमसे छोटी वो, उसके बाद हमारा छोटा। अभी शादी नहीं की? नहीं, अभी नहीं। ये सब कचरा के माहौल में आपको लगता है शादी विवाह टिकेगा कि हम भी इसके हिस्सा बन जाएंगे? हम नहीं चाहते कि हम अपने कैरियर के साथ साथ किसी और का भी कैरियर को दांव पे लगाएं। नहीं, पर बतौर इंसान आकाश शादी तो नहीं, बतौर इंसान कहीं मैं काम कर रहा हूँ कि मैं अपने परिवार के मान सम्मान के लिए मैं लड़ रहा हूँ। और अब हम नहीं चाहते कि हमारे परिवार ने जितने तेजस्वी यादव जी के अत्याचार को झेला, अब मैं किसी और बाहर की किसी लड़की को अपने जीवन में जीवन साथी बनाकर मैं लेकर आऊँ और उसको भी उस चीज़ का हिस्सा बनाऊँ। तो हम ये सोच रहे हैं। बड़ी बात आप कह रहे हैं। हाँ, तो हम अभी ये सोच, व्यक्ति के प्रभाव से हाँ, आप शादी नहीं करेंगे? शादी करेंगे। उस व्यक्ति के प्रभाव के दबाव को कम करने के लायक जब बन जाएंगे तब शादी करेंगे। जब लगेगा कि नहीं, कुछ व्यक्ति के एक चीज़ों का जवाब अब हम डायरेक्टली दे सकते हैं, जिसका मैंने प्रयास कर रखा है, तब हम बिल्कुल करेंगे और डंके की चोट पे करेंगे। अनुष्का आपसे छोटी है? हाँ, छोटी है। उनकी शादी? आप देखिए, अब हम अपने परिवार का शादी कहाँ करेंगे, कहाँ शादी हुआ नहीं हुआ, इस पर हमको तो नहीं लगता है कि कोई मीडिया प्लेटफॉर्म सही जगह डिस्कस करते। चाय पे जब बैठेंगे हम लोग बाहर में तो जरूर डिस्कशन करेंगे। सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ कि अनुष्का की शादी या अनुष्का को लेकर ही ये जो जिसके बारे में आप जिक्र कर रहे थे कि परिवार से और उनकी पार्टी से भी वो बेदखल है, फिल वक्त तेज प्रताप यादव नहीं है। पीछे का कारण तेजस्वी ने क्या बनाया कारण, आप क्या लगता है आपको? आप थोड़ा सा बस समय देकर सोचिएगा इस बात को। कल तक आकाश वजह होता था हर हरकतों का। तेज प्रताप यादव जी जो भी कुछ करे तो आकाश ने करवाया। अब जब आकाश पशुपति पारस जी के पार्टी में चला गया तो अब आकाश का परिवार आ गया, आकाश का परिवार कराया। तेजस्वी यादव जी ने हमारे परिवार को बस एक मोहरा बनाया तेज प्रताप यादव जी को बर्बाद करने के लिए। तेजस्वी यादव जी ने एक सिर्फ प्रकरण का सहारा लिया उस व्यक्ति को मिट्टी में मिलाने के लिए। आप इस बात को मैं ऑन माइक और डंके की चोट पे कह रहा हूँ। तेज प्रताप यादव अनुष्का यादव का मामला था, चलिए ठीक है। पशुपति पारस जी को तेजस्वी यादव जी के लोगों ने फ़ोन करके, तेजस्वी यादव जी ने फ़ोन करके मुझे क्यों निकलवाया पार्टी से, मुझे पार्टी से निकलवाने के बाद इनको महागठबंधन में शामिल कराने का क्यों इनको थ्रेटनिंग दिया कि नहीं पहले हटाइए उसको तब महागठबंधन में होगा। कब की बात है ये रिसेंटली की बात है, आप इसका देख लीजिए, सारे न्यूज़ अखबार को उठाकर देख लीजिए। और उसके बाद मैं ये बात भी जो मैं बोल रहा हूँ, ये 12:30 बजे रात में हमारी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज जी से मेरी मुलाकात भी हुई उनके घर पे। उन्होंने बोला कि आकाश अगर तुम इस पार्टी में रहोगे तो अपनी लड़ाई नहीं लड़ पाओगे, उधर से बहुत प्रेशर है। मुझे याद है जब आप जिक्र कर रहे हैं, जब पशुपति पारस ने लिया एक्शन, तो एक्शन तो पशुपति पारस ने लिया, तेजस्वी ने क्या किया इसमें? आप इतने ठोस आधार के तौर पे कि मुझे तेजस्वी ने पशुपति पारस से बात की, हाउ डिड यू नो? आप पहला तो नो ये है कि मैं और मेरा प्रिंस राज और प्रिंस राज जी के एक मित्र बिट्टू गुप्ता जी, अच्छा, जो मुझे प्रिंस राज जी ने मुझे बुलाकर ये सारी बता कि आकाश कल आपको निष्कासित हम लोग
करेंगे, ऐसा ऐसा प्रेशर है। तो मैं तो उतना गिरा हुआ टाइप का तो मैं आज तक राजनीति मैंने किया नहीं कि मैं पैर पकड़ लूँगा, ना भैया हमारा साथ दा, कुछ नहीं। हमने बोला भैया आपकी फ्यूचर, पारस चाचा जी के बेटा का फ्यूचर, यशराज का फ्यूचर अगर हमारे निष्कासन से होता है तो आप अभी निष्कासित हमको कीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पशुपति पारस जी के लिए क्या किया? पशुपति पारस चाचा के लिए आप अगर ये समझेंगे तो आप इतना समझ लीजिए कि उनका राजनीतिक अस्तित्व जो अंत उनके भतीजा ने किया चिराग पासवान, उस चिराग पासवान जी से बिना किसी एक मतलब के, बिना किसी कोई चीज़ों का, मैंने उस चिराग पासवान जी का मैंने विरोध किया पशुपति पारस चाचा जी के लिए। जब पशुपति पारस चाचा जी को जब बिहार में 5-5 सांसद जब इनके छोड़ के सब निकल रहे थे, उस बुरे दौर में मैंने इनके साथ कदम में कदम मिलाकर इनके साथ मैं खड़ा रहा। जब इनको 5 सीट नहीं देकर बिना लोकसभा का बिहार में भेजा गया और समस्तीपुर लोकसभा में इनके भतीजे प्रिंस राज जी, जो उनके पिताजी का क्षेत्र हुआ करता था स्वर्गीय रामचंद्र पासवान का, उस क्षेत्र में एनडीए के लोग जब उनको गाली दे रहे थे, आकाश यादव उनके सम्मान में वारिसनगर में एनडीए से लड़ रहा था, उनके सम्मान के लिए। पूरा एनडीए को, जब एनडीए के लोगों ने जब पारस चाचा को लात मार के भगाया था, जब ये कहते हैं कि दलित विरोधी है, तो इनके सम्मान में कोई जब खड़ा नहीं हुआ था, तो आकाश यादव इनके सम्मान में इनके सामने पार्टी की मीटिंग में बोला था कि चाचा जी आप एनडीए का सपोर्ट कर रहे हैं, आप कीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपके मान सम्मान के साथ जो सीट हमारा था, जहाँ खिलवाड़ हुआ है, हम वहाँ संघर्ष करेंगे। और मैंने एनडीए के खिलाफ जाकर मैंने प्रचार प्रसार किया समस्तीपुर लोकसभा में। तब इन्होंने मुझे फ़ोन किया कि कहा जी आप अभी मत कीजिए, भाजपा में उनको गवर्नर वगैरह कुछ बनाने का लालच दिए हुआ था कि गवर्नर बना देंगे, राज्यसभा बना देंगे, प्रिंस राज को मंत्री बना देंगे। तो उस प्रबोधन में बेचारे थे, तो हमको लगा चलो ठीक है भाई, बिना मतलब मेरे बोलने से फिर यहाँ भी कुछ इफेक्ट हो जाएगा, तो नहीं बोलो, उनका चीज़ है। मैं चुप रहा। उनके हर एक कार्यक्रम को पटना के सड़कों पर जब आप निकलेंगे, आज तक राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जब से चिराग पासवान के साथ ये अलग हुए, पटना के सड़कों पर अगर संघर्ष का अगर नाम आएगा तो उसमें आकाश यादव का नाम जरूर अंकित होगा। इनका पूरे बिहार भ्रमण में जो घूमे थे, अगर आप हर भ्रमण का तस्वीर निकालिएगा तो आकाश यादव अपने जेब का एक छात्र होकर, अपने पैसा का तेल और गाड़ी और अपने पैसा के भोजन से इनके साथ जाकर इनके विचारधाराओं को और जनता के बीच में इनको नेता मानने का हम लोगों से अपील करते थे। लेकिन अचानक से महागठबंधन में इनको शामिल होना था। लालू जी, तेज प्रताप यादव भैया आए थे, लेकिन तेजस्वी जी नहीं आए थे, तो क्योंकि मार्केट में ये दिखाना था कि पार्टी तेजस्वी जी का है, तो तेजस्वी जी ने कहा कि इसको जल्दी से जल्दी हटाओ पार्टी से। जैसे मैं पार्टी से हटा तो देखिए रामविलास जी के पुण्यतिथि जयंती समारोह में तेजस्वी जी वहाँ आराम से एकदम बैठ कर अपना वो दिखा रहे हैं कि अब मेरे अभिभावक हो गए, मेरे चाचा हो गए, मेरे सब कुछ हो गए। और वही चाचा जब 2024 में जब घूम रहे थे कि हमको टिकट दे दीजिए, तो फूका हुआ कारतूस तेजस्वी जी बोलवा रहे थे। अच्छा। और वही तेजस्वी जी हमको पार्टी से निकलवाने के बाद पार्टी से हमको क्यों निकलवाएं? तो आकाश, आपने जब इतनी सारा सब कुछ आपने बताया कि आपने खुद के पैसे से उनके लिए यात्राओं में आप संघर्ष करते रहे, उनके साथ घूमते रहे, फिर आपको एक किसी निजी मामले को लेकर के, जो कि आपके पारिवारिक बहन से जुड़ा हुआ है, उसको लेकर के राजनीतिक निष्कासन आपको उस पार्टी से मिला, आप मुलाकात नहीं की, आपने बात नहीं की? जब मेरी बात प्रिंस राज जी से जब हो ही गई थी और जब हम सामने वाले का जब कैरेक्टर को समझ ही गए कि किस कैरेक्टर में हैं, तो हमको नहीं लगता कि बात करना इस वेस्टेज ऑफ टाइम के बराबर होगा। और हमको लगता है कि राजनीतिक में जो भी घटनाक्रम मेरे साथ होता है, महाकाल हमारे अच्छे और बेहतर के लिए ही करते हैं। और हमको ये फील हुआ कि नहीं, चलो मेरे अगर बलिदान से अगर पारस जी का बेटा चुनाव अलौली से जीत जाता है आरजेडी का टिकट लेकर, तो बहुत अच्छी बात है। प्रिंस राज, आकाश का क्या, आकाश क्या हमेशा बलिदान देते रहे? नहीं, आकाश यादव बलिदान दे के शहीद होने वाला लोग में से नहीं है कि हम मतलब जान देने वाली बात है। अभी हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है अपने परिवार की सुरक्षा करना। अभी हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज है कि अपने भविष्य के साथ अपने परिवार के भविष्य को देखना। मैं उस प्रवृत्ति का तो मैं नेतागिरी राजनीति में कर नहीं रहा कि मैं अपने कुर्सी के लिए, अपने सत्ता के लिए मैं किसी को भी आगे कर दूं और किसी का भी मैं बलिदान देकर कर दूं। मैं आज अगर तेजस्वी यादव जी का, अगर उस वक्त मैं तेज प्रताप जी का साथ छोड़ के मैं तेजस्वी यादव जी के साथ अगर जिंदाबाद करने लगता, तेजस्वी जी की टीम को मैं शामिल कर लेते हम, अगर तेज प्रताप जी को हसनपुर से चुनाव अगर हम हरवा देते, तो शायद आज हम एमएलसी या विधायक वगैरह के लिए भी हम
वहाँ पे होते। नहीं, तो बड़ी उल्टी बात हो गई। आपने बीच में कहा कि वे लोग आपसे पूछ रहे थे कि क्या राजनीतिक समीकरण है, क्या जातीय समीकरण है, वोट किसको कितना पड़ रहा है। लालू जी पूछ रहे थे, तेजस्वी जी पूछ रहे थे। अब आप कह रहे हैं कि तेजस्वी को चुनाव हरवा देता तो बेहतर होता। नहीं तो आप जैसे ये बताइए कि अगर हमको तेज प्रताप यादव जी के चुनाव में भेजने के टाइम अगर तेजस्वी जी हमको बुला के बोलते कि सुनो आकाश, हसनपुर से तेज प्रताप को चुनाव हरवाना है, इसीलिए हसनपुर भेज रहे हैं, तो क्या आपको लगता है क्या मान जाते हैं? अच्छा, राजनीति में सर वर्ड से ज़्यादा आंख का इशारा काफ़ी होता है कि क्या कहना है क्या नहीं करना है। तो ऐसे इशारे मिल रहे थे आपको? हमको इशारा ही नहीं, हम सब कुछ हमको मिल रहा था कि क्या हो रहा है, क्यों रोसड़ा में राहुल गांधी जी के कार्यक्रम में इनको जाने से रोका गया, क्यों हमारे वहाँ राजपूत वोट बैंक में आनंद मोहन जी की पत्नी लवली आनंद जी को जब पार्टी में ज्वाइन करवाया गया था, क्यों हसनपुर में लवली आनंद जी का प्रोग्राम को रोकवा दिया गया था बीच रास्ते में से, क्यों कांग्रेस के नेताओं को कार्यक्रम करने से वहाँ रोक दिया जाता कि मत करो, भीड़ हम लोगों का है, दूसरा कोई नाम कमा लेगा। आप अगर इसको एक सारांश में समझेंगे ना, बातें एक दिन की नहीं है कि 1 घंटे में कंप्लीट हो जाए। ठीक बात। आप सारांश में अगर समझेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ मामला है कि कुर्सी एक है, आदमी 2 हैं। तो अब दूसरा जो आदमी है उसको हटाना है, तो वो आदमी ने एक एक चाल, एक एक चरित्र अपना दिखाया। आप मुझे सिंपल लाइनें बताइए। ऐश्वर्या राय जी ने केस किया डोमेस्टिक वायलेंस का, एग्री करते हैं जी। 18 में डाइवोर्स हुआ, ये भी आप एग्री करते हैं। तो जब 18 में डाइवोर्स हुआ तो फिर 19 में लोकसभा चुनाव कैसे, और जब 2020 का विधानसभा चुनाव आया तो फिर ऐश्वर्या जी की चचेरी बहन को फिर पार्टी में ज्वाइन क्यों करवाए तेजस्वी यादव जी, करिश्मा राय जी को? आप उनके दिमाग को आप समझिए, किसको वो किसके टेम्परेचर को वो हिट करना चाह रहे थे। आप अगर हमारे भाई हो, आप हम दोनों भाई हैं, हमारी अगर हमारी पत्नी से नहीं बन रहा है और आप हमारी पत्नी के ही परिवार को आप हमारे और अपने बीच में लाइएगा तो कचरा होगा कि नहीं होगा? कचरा कौन कराने का इंटेंशन से आगे बढ़ा, ये बढ़े। जब अभी का प्रकरण हुआ तो अभी तो कोई राजनीतिक प्रकरण नहीं था, सब कुछ उधर के तरफ से था, सब कुछ ये था। उन्होंने कहा कि हम लोगों को ये सब चीज़ बर्दाश्त नहीं। भैया क्या बर्दाश्त नहीं है वो तो आप जनता को बताइए ना। आप राजनीतिक हत्या क्यों करवाने लगे? पार्टी पॉलिटिक्स से बाहर निकलवाने का क्या लॉजिक आपका रहा? इससे जनता का क्या मैटर था भैया? आपकी पूरी बातचीत से ऐसा लगता है आकाश कि चलिए आपकी बात को एक बार को सच मानते हैं। हम मानते हैं कि तेजस्वी का अपना एक गुट है और वह गुट तेज प्रताप यादव के गुट से खुश नहीं है, और आप काफ़ी कुछ तेज प्रताप यादव के गुट की तरफ रहे हैं। और आपको लगता है कि तेज प्रताप यादव का गुट बेहतर है राजनीतिक स्थिति में, बेहतर है जनता की सेवा के मामले में, तमाम विषयों में आप मानते हैं कि यह गुट ज़्यादा बेहतर है, या मतलब तेज प्रताप यादव का अप्रोच ज़्यादा अच्छा है? देखिए, फिर आप तेज प्रताप यादव या आप इतने कमज़ोर क्यों हैं कि तेजस्वी जब जो चाहते हैं, तेजस्वी चाहते हैं तो उनको परिवार से निकलवा देते हैं, तेजस्वी चाहते हैं तो उनको पार्टी से निकलवा देते हैं, जैसा कि आपका आरोप है, वो चाहते हैं तो आपको आपकी पार्टी से निकलवा देते हैं? देखिए अगर आप रीजन बिहाइंड इट, देखिए आप अगर एक चीज़ को समझेंगे, राष्ट्रीय जनता दल आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय जनता दल ने कभी भी कोई लीडर नहीं दिया देश को या बिहार को, एक परिवार के ही लोगों को राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार को सौंपा। तेजस्वी यादव एंड तेज प्रताप यादव जी में अगर हमसे अगर पूछा जाए कि राजद के लिए, क्योंकि देखिए दोनों को तो कोई मौका मिला नहीं कि बिहार चलाएं, मौका तो मिला साथ में चलने का। जनता जब चुनाव जिता कर आया तो अब क्षेत्र का आप हाल जाके देख सकते हैं क्या हाल हुआ। तो आरजेडी के वर्करों के लिए, जो ओरिजिनल लालू प्रसाद यादव के जो वोटर्स हैं, उनके लिए तेज प्रताप यादव जी से बेहतर और कार्यकर्ताओं का नेता कोई राजद में दूसरा है नहीं। तेज प्रताप यादव जी कमज़ोर इसलिए हर जगह पड़ते गए और इसलिए वो मतलब हर जगह ख़त्म होते गए क्योंकि वो चालाक अगर होते तेजस्वी यादव की तरह तो शायद वो अभी तेजस्वी यादव से कई गुना ज़्यादा मजबूत होते और तेजस्वी जी को इनसे पूछताछ करना पड़ता कि भैया क्या करें नहीं करें। अच्छा। ये इतने सीधे हैं, इतने सीधे आदमी है कि अगर एक बार इनका भाई अभी फ़ोन करके बोल दे कि भाई हमको ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो गया, देखो ऐसा ऐसा बोल रहा है, तो ये आदमी दुनिया को भूल जाकर अपने भाई के लिए लड़ना शुरू कर देगा। इतना सीधा आदमी है जिसकी राजनीति में कोई जगह नहीं है, ये तेजस्वी जी ने प्रूफ किया है। तो तेज प्रताप जी अगर थोड़ा सा चालाक हो जाए, होशियार अगर हो जाए, तो तेजस्वी यादव इज़ नथिंग फॉर आरजेडी एंड नथिंग फॉर बिहार पॉलिटिक्स। तेज प्रताप यादव जी में एक अपना कनेक्टिविटी है लोगों से मिलने में, जो तेजस्वी जी में अभी तक नहीं है।
वो अगर आज भी गांव में घूम जाए, आप मेरे को एक बात बताइए, अभी आदरणीय लालू यादव जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बोले कि तेज हमारा बेटा जो है, तेजू हमारा मुख्यमंत्री बिहार का बनेगा, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी तेज प्रताप यादव होगा। तो आप क्या समझ रहे हैं पार्टी को? क्या लौ लश्कर भीड़ भाड़ नहीं घूम जाएगा? आपके अंदर जो टैलेंट है, आपके अंदर क्षमता है, आपको प्रभात खबर मिला, तब आप अपने टैलेंट को यहाँ पर दिखा रहे हैं ना। अब आप प्रभात खबर में हैं और आप बहुत टैलेंटेड हैं और आपके क्षमता को बोला जाएगा नहीं, आप सड़क किनारे खड़ा हो गए गिनती कराइए, तो क्या लॉजिक तो नहीं होगा, आपकी क्षमता को खराब किया जाएगा। तो एक बेटा को आपने पूरा ही दे दिया, उस बेटे ने लिया भी अपने साजिशों के तहत, नॉट क्षमता के दम पे, साजिश के तहत। राजद में क्या है, लालू जी जिसको बोल दिए हो गया, लालू जी जिस पे हाथ रखेंगे वो विधायक बनेगा, एक मानसिकता है। तो वही मानसिकता के पले वे लोग क्या सोचेंगे कि नहीं तेजस्वी नेता हो, इसी से मिला के चलो, इसी को मिला के चलो। आरजेडी के अंदर में 99% वर्कर तेजस्वी यादव जी को बिहाइंड द कैमरा, बिहाइंड द फोन बोलता है घमंडी है, मिलता नहीं है। और ये एक मैं लाइन आपको बता रहा हूँ, आप बताइएगा अपनी राय उसमें। क्या तेज प्रताप यादव के सीधेपन का खामियाजा आकाश यादव और अनुष्का यादव भुगत रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तेज प्रताप यादव जी अगर एक मिनट के लिए अगर ये सोचे ना कि ही इज डूइंग पॉलिटिक्स, ये कोई मजाक नहीं चल रहा है। इमोशंस, मैं भी फैमिली से हूँ, मैं भी अपने फैमिली के लिए लड़ना जान रहा हूँ कि मुझे कब मेरे फैमिली के लिए मुझे कहाँ लड़ना है। जहाँ मेरे फैमिली गलत होंगे मैं अपने फैमिली के लिए मैं नहीं लड़ूंगा, मैं वहाँ समझाने का प्रयास करूँगा। लेकिन जहाँ हमारे फैमिली सही होंगे तो मैं अपनी जान देने की भी क्षमता रखूँगा। ये कॉन्सेप्ट तेज प्रताप यादव जी में अगर डेवलप हो गया कि नहीं, मेरा फैमिली प्यार, फैमिली इमोशंस मेरे अपने जगह पे हैं और मेरा राजनीतिक अपनी जगह पे है। अगर आप राजनीति कर रहे हैं तो आपको चालाक होना पड़ेगा, होशियार होना पड़ेगा, किसी के बरगलानेपन पे, झूठेपन पे आपको नहीं आना पड़ेगा। ये इनकी एक सबसे बड़ी कमी है कि एक बार परिवार का लोग जो समझा दिया या परिवार का लोग अगर गियर में ले लिया, आप कैसे देखिए ना, इनको महुआ से हसनपुर क्यों भेजा गया, क्या मैंने हम समझना चाहें हम। और सोचिए कि जब वो हसनपुर से चुनाव जीत कर आए तो तेजस्वी यादव जिस पार्टी के नेता हैं, उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव जी हैं, एक बार भी क्षेत्र नहीं गए 4 सालों में, 5 सालों में। उस पर क्यों तेजस्वी जी ने, पार्टी ने कभी ध्यान नहीं दिया? पूरे क्षेत्र को लुटवाया गया, जो क्षेत्र को जो लोग लूटा वो तेजस्वी जी के साथ आज बैठ रहा है, विधायक का तैयारी वहाँ पे कर रहा है। टेंडर, विकास योजना, सब चीज पार्टी के नेता की जिम्मेवारी है कि नहीं कि हमारे पार्टी का ये विधायक क्षेत्र क्यों नहीं जा रहा है। भाई बात किया जाए, क्षेत्र में क्या हो रहा है। समस्तीपुर का, खगड़िया का क्षेत्र है, खगड़िया लोकसभा का अंतर्गत आता है, हसनपुर विधानसभा समस्तीपुर जिला का आता है, 10 विधानसभा इससे अफेक्टेड होगा। क्यों ध्यान नहीं दिया गया? इसलिए ध्यान नहीं दिया गया कि कल जब तेज प्रताप को चुनाव का समय आए तो इसको क्षेत्र का लोग भगाए, विरोध करे, भागो भागो, गो बैक ये करे। ये इच्छा है, जनता के दिल से अब निकालना है, चुनाव हरवाना है, चुनाव लड़ने नहीं देना है, चुपचाप घर में बैठाना है। ये तेजस्वी यादव जी का मुहिम है अभी, और दूसरा कोई मुहिम नहीं है। तेज प्रताप यादव जी इन सब के बावजूद अगर आज की स्थिति में मैं आपसे पूछूं, पता नहीं आपका कितना कनेक्शन है उनसे, नहीं है, जस्ट वांटेड टू नो, स्टिल इतनी सारी चीज़ों के बाद भी आपने कहा कि आज फ़ोन करते हैं तेजस्वी तो वो तुरंत बोलेंगे कि हाँ क्या बात है। अभी भी वो अपने परिवार को ही तवज्जो दे रहे हैं और आप लोगों को उनका मुझे खामियाजा भुगतना पड़ता है। नहीं, देखिए मुझे इस बात का एक अच्छा लगता है कि मैंने एक ऐसे नेता के साथ एक लंबे समय गुजारा जो फैमिली ओरिएंटेटेड है, होना भी चाहिए, जो फैमिली के प्रति अच्छा सोचता हो। चाहे उसके लिए भैया फैमिली नहीं तो फिर कहाँ कुछ, किसके लिए सत्ता शासन और प्रशासन बनाइएगा, परिवार नहीं तो अच्छा लगता है कि वो परिवार के प्रति सोचते हैं, परिवार के लिए अच्छा सोचते हैं। लेकिन एक चीज़ आप जान लीजिएगा, वो लालू यादव के बड़े बेटा हैं, उनसे कपड़ा का दुकान आप नहीं खोलवाइएगा। कपड़ा का दुकान तो नहीं खोलेंगे, चाय तो रोड पे नहीं बेचेंगे, दूध तो दूध के नहीं बेचेंगे। राजनीति तो उनके खून में है, और राजनीति में तो सड़क पे बैठा हुआ आदमी को नेता बनाता है जनता। ठीक है। तो जो तेज प्रताप यादव जी का जो मैं इधर जो मैं अब सब कुछ जो देख रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं अब हमको लग रहा है कि हर एक मनुष्य, कोई भी एक लड़का स्टेप कब लेता है, जब उसके पास सारा रास्ता बंद होता है। आप इस मोहल्ला से निकलते हैं, कोई गली खुला दिखेगा तब न जाइएगा। तेजस्वी यादव जी ने सारे गलियों को बंद कर दिया। वो आपको लग रहा है कि तेज प्रताप यादव कोई कदम उठाने वाले हैं? तेज प्रताप यादव जी चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे भी। आप ये भी लिख लीजिए, कदम उठाना क्या, कदम उठ चुका है।
अच्छा। उनके एक एक मीडिया स्टेटमेंट्स को जो मैं देख रहा हूँ 2013-12 के लमसम से लेकर अभी तक में मैंने इतना गंभीरता रूपक उनका स्टेटमेंट्स और इतना एक भावनात्मक बयान और मीडिया से जो उनका वार्ता करने का जो तरीका मैं इधर देख रहा हूँ इस प्रकरण के बाद, तो ऐसा लग रहा है कि जो चुनाव तो लड़ेंगे, कल हमारी बात हो रही थी आदरणीय लालू यादव जी का जो रोल हुआ ठाकुर भानु प्रताप का, तो आप समझिए कि दूसरा हीरा ठाकुर के रूप में ये आदमी 2025 के चुनाव में रहेंगे या फिक्स रखिए। ठीक है, ठीक है। आकाश, होता क्या है, एक नॉमेनक्लेचर में सामान्य व्यक्ति के तौर पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, खुद का भी उसमें एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं सवेरे जगूँ और मैं टीवी ओपन करूँ और टीवी में मुझे मेरी फ़ोटो दिखाई दे, आप चाहें तो सवाल को स्किप कर सकते हैं। मैं मोबाइल ओपन करूँ और मुझे वहाँ पे मेरी तस्वीर दिखाई दे, तमाम किस्म की बातें, तमाम किस्म की चीज़ें, ये मानसिक तौर पर प्रताड़ित करने वाली बात होती है। मीडिया ट्रायल भी कई बार इसको कहा जाता है। पिछले दिनों कुछ समय तक नियमित आपके बहन की तस्वीर को मीडिया के साथ साथ सोशल मीडिया हर जगह उसका इस्तेमाल किया गया, जो कि तेज प्रताप यादव ने पोस्ट की थी। परिवार में कुछ देखिए बात होती है इस पर, आपको थोड़ा सा हम, और आपने फ़ोटो ही तक बात किया, आप एक गैप को आपने शायद नहीं जिक्र किया। वो गैप ये था कि हमारे परिवार के जान माल पे खतरा आ चुका था। हमारे पिताजी को घर से उठवाया गया था। कब? लालू प्रसाद यादव जी के भतीजे तेजस्वी यादव जी के चचेरे भाई, जो पटना का मतलब कह सकते कुख्यात के रूप में, मतलब जिस पे दर्जनों मामले दर्ज हों, सीबीआई से लेकर सब कुछ का मामला दर्ज हो, उस आदमी से हम लोगों को धमकी दिलवाया गया। हमारे घर पे 5-7 लोग आए, हमारे पिताजी को बोले कि जल्दी पहुंचो, वहाँ भैया बुला रहे हैं। हमारे पिताजी उस व्यक्ति के पास गए और वो व्यक्ति हमारा परिवार का ही सदस्य था, और उस व्यक्ति ने कहा कि खोपड़िया उल्टा कर देंगे, पटना तुम और तुम्हारा पूरा परिवार यहाँ से भागो, और तुम्हारा बेटा बहुत रुपया कमाया है पारस के साथ, तेजवा के साथ, 3 करोड़ रुपये हमको रंगदारी दो। ये मामला मेरा पटना के पिरभोर थाना में दर्ज है। हमारे परिवार सिर्फ आप मेंटली परेशानी की वजह से बोल रहे, मैंने अपने घर से टीवी पहले हटाया, अपने घर से टीवी सबसे पहले टीवी हटाया। उसके बाद हमने अपने घर के अंदर लोगों को, हमने अच्छे लोग, जैसे जयललिता जी के साथ जब हुआ था सदन में, मारा गया था, पीटा गया था, वैसा मैंने एग्जाम्पल दिया। किसी किस्म की कोई थेरेपी आकाश? थ्रेटनिंग थेरेपी चलती है अभी जब मानसिक प्रताड़ना? हमारा मानसिक प्रताड़ना और हमारे उस चीज़ों से लड़ने की क्षमता हमको सिर्फ महाकालेश्वर देते हैं। ओम नमः शिवाय का जाप और जय श्री महाकाल का स्टेटमेंट, और ये हमारे माथे पे का तिलक, ये हमारा सुरक्षा है। और हमारे पूरे परिवार के लोग, आप बड़े बेटे हैं, बड़े हैं दम, बिल्कुल हम सच्चाई बता रहे हैं हम आपको, हमें कोई मेंटल स्ट्रेस नहीं लगा। मेरा कहना है कि मैं कहाँ का लड़का हूँ, दूसरे दुनिया का हूँ, समाज का ही हूँ ना। आज हमारे समाज में अगर अन्याय के खिलाफ हम खड़े नहीं हुए, और अन्याय हमारे साथ अगर जब तक नहीं होगा, आपके साथ होगा और हम बोलने में हमको अच्छा लगेगा, तो हम तो नेतागिरी करेंगे। लेकिन अगर मेरे साथ अन्याय हुआ और हम नहीं लड़ेंगे, तो फिर काहे का बड़ा बेटा, काहे का बड़ा भाई और काहे का राजनीति। हम लड़े भी और अपने परिवार को हिम्मत भी दी। अपने परिवार को हमने कहा, इतिहास में आपने एफआईआर दर्ज कराई? एफआईआर हमारा दर्ज है। उसके बाद हम कार्रवाई में प्रशासन हमारे घर पे भी आए, जो चीज़ें हुआ प्रशासन काउंसलिंग भी लोगों ने किया, प्रशासन के समक्ष सारा सबूत भी रखाया। प्रशासन ने कहा कि हम लोग चार्जशीटेड करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन अभी तक हमारे पास प्रशासन की तरफ से धमकी फ़ोन से आई थी? फ़ोन पे तो लगातार, जो जिस व्यक्ति ने धमकी दिया वो हमारे दूर का परिवार लगता है। वो पहले हमको बुला कर पहले धमकी घर पे देता था कि तुम लोग परिवार हाँ, तुम लोग परिवार यहाँ से लेके हटो, तुम लोग चाचा चाची हमको फ़ोन कर रहे हैं, समझो बात को, तेजस्वी को दिक्कत हो जाएगा मुख्यमंत्री बनने में, ये हो जाएगा। तो मतलब आप क्या बात कर रहे हैं आप। और जब उस आदमी का बात हम नहीं माने, तब वो आजीज होकर हमारे पिताजी को उठवा लिया। कैसे पापा वापस? जैसे कि उस व्यक्ति ने हमारे घर पे लोग को भेजा। अब हमारे पिताजी को क्या मालूम कि जो आदमी बुला रहा है क्रिमिनल मैंशर से बुला रहा है। पापा नीचे उतरे, तो क्या बात है, तो भैया बुला रहे, लीजिए ना, बात कीजिए ना, हेलो आइए तो जरा जल्दी आइए, जल्दी पहुंचे रंजनगर में मेरे मकान पे। और सोचिए उस जगह कब्जा किए हुए। हमारे पापा गए कि चलो परिवार का आदमी है, क्यों बुला रहा है, नहीं बुला रहा है। पापा हमारे स्प्लेंडर गाड़ी से गए,
गेट के बाहर गाड़ी लगाए और अंदर गए। अंदर जाने के बाद 5-7 लोग सब हथियारबंद। मेरे पापा का पहले फ़ोन निकाल लिया पॉकेट से, फ़ोन सीज कर लिया, सुनो इधर आओ। और मेरे पास तो ऐसा जब प्रमाण है कि मैं समय के साथ उजागर करूँगा, तुम अपने पूरे परिवार के साथ पटना छोड़ो, नहीं तो खोपड़िया तुम्हारा उल्टा देंगे हम। और तुम्हारा बेटा बहुत पैसा कमाया है, 3 करोड़ रुपये रंगदारी हमको, 3 करोड़ रुपये पहुँचाओ साले, तुम लोग बहुत पैसा कमाए हो तुम लोग। पापा हमारे शॉक्ड हो गए। भाई एक एजेड आदमी, 60-65 साल का आदमी, अब सोचिए क्या बीतेगा। जो लड़का कल पैर छू के प्रणाम करता था, वो लड़का आज हमसे माँ बहन का गाली दे के खोपड़ी उलटने की बात कर। दूसरा का लड़का का, जब मेरे पापा ने बोला कि अरे आप कैसे बात कर रहे हैं, आप किससे बात आप कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है आप क्या बात बोल रहे हैं? तो बगल का लड़का कहता भैया दगुआ का, भैया दगुआ क्या, मतलब पिस्टल से मारने की बात कर रहा है, मार दें। हाँ। तो मेरे जानकारी में तो मार्केट के लोग हमको बोले थे किराना वाले कि कुछ आदमी लोग आए थे, ऐसा बात है। तो हम तुरंत, हमने भी अपने चारों तरफ फ़ोन घुमाया कि कैसा कैसा मैटर। जब उन लोग को मालूम चल गया तब तुरंत हम अपने पापा को बोला कि इससे बात बाहर अगर गया तो कोई बचेगा नहीं, जानते हो ना हम कौन हैं, हम क्या करवा सकते हैं। पापा हमारे थोड़ा उस समय डर गए। हम बैठे, हम बोले कि हुआ क्या मामला पापा, बताइए क्या क्या किया आपके साथ। उस वक्त तक, जिस वक्त पापा हमको बताएं, उस व्यक्ति से मेरा उस दिन के 1 दिन पहले बातचीत हुआ था, जब मैं सिल्लीगुड़ी से लौट रहा, जब उन्हें धमकी दिया था। मैं सीधे थाना गया, थाना में मैंने केस दर्ज किया। अशोक सिंह उस समय डीएसपी हुआ करते थे, उन्होंने बुलाया, मैं वहाँ बैठा और वो व्यक्ति भी वहाँ आया। अच्छा। डीएसपी साहब के सामने में भी हुआ डिस्कशन। डीएसपी साहब ने बोला कि जब आप आदमी ही भेज दिए तो फिर आप परिवार कहाँ आप गिनती करा रहे हैं, और जब अपनी हरकत ही कर दिया तो आप आधार वो व्यक्ति थाने में आके कह रहा था कि मैं इनके परिवार का हूँ। हाँ, मीडिया में भी कह रहा है कि हम परिवार के हैं, परिवार को हमारे गाली भी बक रहा है, हमारे परिवार को लंदफन भी बोल रहा है, तरह तरह का चरित्र का हनन कर रहा है, ऐसा बात की मतलब सोच कहने लगा कि हम लोग जादू टोना किए हुए तेज प्रताप यादव जी पे, तांत्रिक विद्या से पूजा करके उनको मोटिवेट किए हुए हैं। तो फ्रस्ट्रेशन और आजीजपन में जाकर यहाँ तक हमारे साथ हुआ। फिर हम थाना, पुलिस, मीडिया में मैंने बोला कि जितना पत्रकार लोग हमारे घर में एक साथ घुसते हैं एक बार में 150 की संख्या में, हमें डर है कि किसी दिन किसी पत्रकार के भेष में कोई आएगा, और हम तो गरीब आदमी हैं, मेरा तो कोई 10 कट्ठे का तो मकान है नहीं, 2 रूम, किचन, एक बाथरूम, एक बरंडा है, कोई भी आएगा और AK-47 हम लोग को तरतरा के निकलते चला जाएगा, चैप्टर यहीं पे क्लोज होगा। ये मैंने सभी जगह पे बोला। तो हमारे पास जान, प्राण, इज्जत, प्रतिष्ठा, भविष्य, सभी चीज़ों से सिर्फ इसलिए दबाया जा रहा है कि अगर आकाश यादव रहा तो तेज प्रताप के साथ ईमानदारी से राजनीति करने वाला ये लड़का है। ऐसा माहौल बनाना है कि तेज प्रताप यादव एक हैंडीकैप्ड पॉलिटिशियन बन के घर के अंदर में बंद रहे। अब तो हम जब थाना पुलिस जब चले गए तब धमकी तो आना बंद हो गया, लेकिन कहाँ चले गए? जब थाना पुलिस में जब सारा मामला हमारा जब दर्ज हुआ, जब सब कुछ हुआ, तब जाकर अभी हम लोगों के पास थोड़ा सा बिहार सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा हिम्मत दिया गया है कि आप चिंता मत कीजिए, हम लोग आपकी सुरक्षा में हैं। तब जाकर हम लोग थोड़ा अभी अपने जान को लेकर सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हमारी मदर एडमिट हुई हॉस्पिटल में, हमारी सिस्टर एडमिट हुई हॉस्पिटल में, हमारे घर में लमसम समझिए 1 हफ्ता तक मतलब लोग खाना नहीं खा रहा था कि मतलब ये क्या हो रहा है। कोई परिवार का लोग उधर, बहन आपकी मम्मी अस्पताल में भर्ती हुए, अस्पताल में भर्ती हुए, कंकड़बाग बोधी हॉस्पिटल है मेदांता के सामने में। मेंटली स्ट्रेस और लैक ऑफ स्लीपिंग इंड्यूस्ड जो आता है बॉडी में, वो आया कि मतलब सोचिए नींद का गोली देने के बाद भी लोग नींद में हम लोग जागते थे चिंता में कि बाप रे अभी क्या हो रहा है। परिवार, समाज, दोस्त, यार, ये वो हर तरीके का बात। लेकिन महाकाल ने, ईश्वर ने और हमारे साथ मेरे दुख के घड़ी में कुछ हमारे दोस्तों ने, कुछ हमारे परिवार के सदस्यों ने और कुछ राजनीतिक लोगों ने जिस प्रकार हमको हिम्मत दिया, वो सब हमारे भगवान के समान हमारे लिए है। और आज भी हम लड़ रहे हैं। आज भी हमको कोई चिंता नहीं है कि हम 2025 में चुनाव कहाँ से लड़ेंगे। चुनाव भी लड़ेंगे, चुनाव भी जीतेंगे, ये भी हमको विश्वास है। फुल कॉन्फिडेंस के साथ हम बता रहे हैं आपको। कहाँ से लड़ेंगे? अब देखिए अभी का जो सिनेरियो है हमारे पास कि हम मोहद्दीननगर विधानसभा पक्का है लड़ेंगे, पक्का कंफर्म बता रहे हैं। कहाँ से लड़ेंगे उस पर थोड़ा टाइम लेकर हम बताएंगे, लेकिन जो चांसेस है मोहद्दीननगर विधानसभा, हसनपुर विधानसभा, सुरगढ़ा विधानसभा, बख्तियारपुर विधानसभा, ये 4 से 5 और उजियारपुर विधानसभा, ये 5 ऐसे विधानसभा है जहां हम
इच्छा हमारा ये है कि हम वहाँ से मेहनत करें और जरूर चुनाव में जाएं। और तेज प्रताप यादव जी भी जहाँ से भी चुनाव लड़ेंगे हम उनका पूरा समर्थन करेंगे तन मन और धन के साथ। पर 2 विधानसभा तो जो आपने आकाश अपने लिए गिनाई वो तो 2 तो उनकी भी नज़र में है। देखिए मैंने हसनपुर से लड़ चुके हैं और वो नहीं तो जैसे गाजीपुर से लड़ना नहीं तो चाहते हैं। हसनपुर से वो लड़ चुके हैं, तो अगर वो आरजेडी से अगर उनको आरजेडी टिकट देती है जैसे वो कह रहे हैं मीडिया में, मैं उनके बात पे कह रहा हूँ कि हम पापा से बात जरूर करेंगे, हम उनसे बात जरूर करेंगे, तो अगर वो हसनपुर से लड़े, महुआ से लड़े, मैंने आपको 5 विधानसभा बताया जहाँ हमारी तैयारी है, इस 5 विधानसभा पे हमारे लोग लड़ेंगे जरूर, ये भी आप रखिए फिक्स। इसमें से हसनपुर अगर आरजेडी से वो जाएंगे तब भी मैं उनके खिलाफ। लोग को क्या मैं कहूँ, आपकी पार्टी है कोई? देखिए पार्टी इस तरीके से बनाकर सड़क पर निकलना हमको लगता है कि इमेच्योर्ड पॉलिटिक्स होगा। अभी बेसिक मुद्दा है कि हम पार्टी बना के तो सरकार नहीं बना सकते। अभी बेसिक मुद्दा है असली और नकली का जनता के बीच में रखना। आज तेज प्रताप यादव जी क्षेत्र घूमना शुरू किए हैं, हसनपुर महुआ घूम रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, तो जनता का एक सर्वे आ जाता है, जनता का एक रुझान आ जाता है, राजनीतिक रूप से मैं आपको बता रहा हूँ कि हाँ आप यहाँ से लड़िए। मैं जो 5 विधानसभा का मैंने जिक्र किया, इन 5 विधानसभा में हमारा एक व्यक्तिगत कार्य क्षेत्र रहा है, ये नहीं कि जनसभाओं के माध्यम से, वहाँ के लोगों से कनेक्शन हमारा रहा है। ठीक है। तो इन 5 विधानसभा पे अगर हमारे लोग लड़ते हैं, हमारे लोग मतलब कि ये नहीं कि हम कोई पार्टी बनाकर बात करते, अगर मैं निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूँ तो कौन जानता है कि हमको समर्थन तेज प्रताप यादव जी करें, कौन जानता है कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं तो तेजस्वी यादव की ही पार्टी के कई एक सारे विधायक हमको सपोर्ट कर दे, कौन जानता है कि तेज प्रताप यादव जी चुनाव लड़ें तो इनको आरजेडी ही के लोग समर्थन कर दे जो तेजस्वी से नाखुश हैं। आपकी बातों से एक पिक्चर ड्रॉ होती है, वो पिक्चर कहती है कि तेज प्रताप यादव के नेतृत्व में किसी किस्म का कोई संगठन तैयार हो रहा है और आप उसमें प्रमुख भूमिका। नहीं, देखिए आपसे एक चीज़ का हमको लगा कि आपके साथ बैठने पे राजनीतिक बात करेंगे हम तो बहुत कुछ आप चैप्टर खोलिएगा। तेज प्रताप यादव जी जो कर रहे हैं वो करे, 5 विधानसभा में आरजेडी चुनाव नहीं जीतेगा, ये जान लीजिए आप। चाहे वो सुरगढ़ा हो, मोहद्दी नगर तो पहले भी हारी, एजिया यादव जी फिर हारेंगे अगर उसको आरजेडी टिकट अगर देती है तो। महुआ तो तेज प्रताप जी मोर्चा संभाल लिए, अब उनको वहाँ से जनता बुला रहा है, तो अब वो महुआ अगर खड़े हो गए तो आरजेडी तो जीतने का ऑप्शन छोड़ दीजिए। रह गया बात हसनपुर, तो हसनपुर में तेज प्रताप यादव जी को छवि को खराब करने के लिए जो तेजस्वी एंड टीम ने जो साजिश रचा, वो साजिश में आरजेडी वहाँ खुद फंस गया। 15 उम्मीदवार वहाँ आरजेडी से लड़ने वाले, तो आरजेडी तो ऐसे ही हारेगा। तो 5 विधानसभा जो मैंने आपको बता दिया, इसमें जीतेंगे कौन छोड़ दीजिए, आरजेडी नहीं जीतेगा। और जो मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं ना, वो भूल जाने का समय है और सीट बचा लेने का समय। राघोपुर से जीत जाए चुनाव। आकाश से एक बात और पूछता हूँ, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? आकाश किसको बनाना चाहते हैं? हमसे अगर पूछिएगा ईमानदारी से तो हम तो चाहते हैं कि तेज प्रताप यादव जी मुख्यमंत्री बने। अगर आरजेडी के पास मौका आता है, क्योंकि आरजेडी तो ऐसे ना बनाते हैं मुख्यमंत्री, थोड़ी ना आरजेडी में क्या वो कौन आंदोलन की सिपाही है। आया अगर मुख्यमंत्री बनने का अगर ऑप्शन उस घर में आता है तो हमको तो मेरा तो दिल इच्छा है कि तेज प्रताप यादव जी बने। अगर उस घर में मुख्यमंत्री बनने का मतलब स्थिति आता है तो मैं बता रहा हूँ। ये दोनों बातें विरोधाभासी। एक तो आप 5 सीटें जीतने नहीं दे रहे हैं आरजेडी। हाँ, जब आरजेडी जीतेगी नहीं तो तेज प्रताप यादव जी कहाँ से सीएम बनेंगे? नहीं, अभी तेज प्रताप यादव, आपने पूछा कि तेजस्वी यादव जी सीएम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा, तो जो तेज प्रताप यादव जी इस उम्मीद में है कि हमारे परिवार के लोग के साथ सब कुछ सही हो जाए, हम चुनाव आरजेडी से लड़े, मैं तब उस स्थिति की मैं बात बता रहा हूँ। और ऐसे अगर अब 5 विधायक 50 विधायक लेकर जब सत्ता की तो बात करनी रहे, हाँ अगर हम 5 ही विधायक या 5 ही सीट पे अगर या तेज प्रताप यादव जी निर्दलीय चुनाव जीत जाते हैं, मान लीजिए आप। एक बात आपको कोट करता हूँ, कल ना मैंने पूछा तेज प्रताप यादव जी से, तो उन्होंने कहा कि मैं किंग मेकर बनूंगा, किंग नहीं बनूंगा। क्या गलत बोले वो सीएम नहीं बनना चाहते हैं। हाँ तो क्या गलत बोले वो? मेरा एक बात बताइए, लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जिस किंग मेकर बन के किंग किसको बनाना है, ये तो पूछ रहा हूँ। बस हम उसी चीज पे माना चाह रहे हैं। जो किंग मेकर बनाना चाह रहे हैं अभी तो उनको मेहनत और संघर्ष करने की भी जरूरत है। विजन हमेशा बड़ा होना चाहिए, नो डाउट। अब राष्ट्रीय जनता दल ने थोप दिया तेजस्वी यादव को, इसको थोपना कहते हैं कि जो है सो तेजस्वी है।
तो लोकतंत्र की तो खूबसूरती है कि एक विधायक से भी सरकार गिरता है, बनता है, ठीक बात। एक वोट से भी लोग चुनाव हारता है, जीतता है। अभी तो तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के बाद तो कांग्रेस पार्टी भी नहीं कर रहा है कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बिहार के हमारे होंगे, दम यही हैं जो हैं। कोई एक सर्वे आया था, उसमें तेजस्वी के चेहरे को सबसे बेहतर। हम भैया ये सर्वे 2015 से देख रहे हैं, हम 2015 से तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनते देख रहे हैं। तब तो समझिए कि हम भी तो इरिटेट हो गए होंगे ऐसे सर्वे से। और सर्वे का ग्राउंड क्या होता है, जिनको कमाना खाना है वो बात कर तो ज़्यादा बेटर होगा, हमको सर्वे कराए कमाना खाना तो है नहीं। तेज प्रताप यादव जी चुनाव लड़े, निर्दलीय लड़े, ऐसा मेरा एक सुझाव है, ऑन मीडिया में बोल रहा हूँ, ऑन मीडिया। वो चुनाव लड़े, हसनपुर से लड़ना चाहें हसनपुर से लड़े, मोहद्दीनगर से लड़ना चाहें मोहद्दीनगर से लड़े, महुआ से लड़ना चाहें महुआ से लड़े, या बिहार के किसी विधानसभा से लड़े, निर्दलीय वो चुनाव लड़े। उनके लिए सबसे पहले पोलिंग एजेंट का काम करने का प्रयास हम करेंगे, सबसे पहला उनके लिए जनता में वोट मांगने का प्रयास हम करेंगे। और एक बार अगर ये व्यक्ति निर्दलीय चुनाव जीत कर आ गए या इनके समर्थक जीत कर 2-3 आ गए विधानसभा में और 3 विधायक से बिहार में सरकार बनाने की बात हो गई, तब उस समय आपको किसी से पूछना पड़ेगा क्या कि किसको बनाइएगा किसको हटाइएगा। ठीक है, ये मैं राजनीतिक बात बता रहा हूँ। पप्पू यादव जी इज अ लाइव एग्जाम्पल। पप्पू यादव जी तो लालू जी के बेटा नहीं है, संघर्षशील नेता हैं, मेहनती वर्कर हैं, जनता के बीच में रहते हैं। क्या हुआ, जब आप तेजस्वी जी को बुलाया, उनके पार्टी को विलय करवा दिया, फिर उनको घर पे भी बुलाया गया, उसके बाद पूर्णिया से उनको टोपी पहना दिया गया। वो निर्दलीय लड़ने गए ना कि पार्टी बना कर गए, और जब निर्दलीय लड़ने गए तो राजद कितने नंबर पर चला गया। ये तो एक लाइव एग्जाम्पल है। तो जो लालू यादव के बेटा नहीं है, वो लालू यादव का बेटा को अगर 27,000 पर जमानत पैक कर सकते हैं, तो आप इमेजिन कीजिए कि लालू यादव का बड़ा बेटा जो असली लालू यादव का छवि लेके चलता है, वो क्या कर सकता है। आप इसी कल्पना कीजिए, हम इसी कल्पना करके हम सोचने की बात कर रहे हैं। ठीक है, आपने 2-3 बातों में अपनी बातों जब रखा, तो एक तरफ आपने अपनी एक छोटी सी शिकायत दर्ज की कि तेज प्रताप यादव जी का सीधापन आपके परिवार के लिए कई बार चुनौती हो जाता है। साथ साथ में आप कह रहे हैं कि जो सीटें आप खुद के लिए देख रहे हैं अपने चुनाव लड़ने के लिए, उन सीटों पर अगर चले जाते हैं तेज प्रताप यादव तो आप उनको तुरंत समर्थन बिल्कुल। मैं अगर मान लीजिए हमसे उनकी बातचीत अगर हो कि आकाश हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्या बात है तुम बताओ, अगर हमसे वो सुझाव मांगेंगे तो सुझाव में हम ये 5 सीट का अपने तरफ से बोलेंगे कि भैया ये 5 सीट का सहयोग है हमारे तरफ, कि इन 5 सीटों में हम आपके लिए मेहनत करेंगे, चूज आप जो कीजिए। ठीक है, इसको सॉफ्ट कॉर्नर कहते हैं अंग्रेजी में आकाश। नहीं, इसको सॉफ्ट कॉर्नर अंग्रेजी में कहते हैं, राजनीति में उसको कहते हैं खुल के समर्थन करना। हम खुल कर हैं, ठीक है, फ्रंट पे है। यह जो खुल के आपका समर्थन है, परिवार आपका इसमें साथ है क्योंकि उसने स्ट्रगल किया है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, मेरा पूरा परिवार सच्चाई के रास्ते पे हमारे संघर्षों के साथ है। मेरे परिवार को राजनीति से भी मतलब नहीं है, ना मेरे फादर, ना मेरे मदर, ना मेरी सिस्टर और ना मेरा छोटा भाई, कोई मतलब दूर दूर तक नहीं है। हम उन लोग को इस बात का जीवन भर मलाल रहता है, भगवान से वो लोग हमेशा क्षमा मांगते रहते हैं कि हम लोग की वजह से मेरा बेटा का जीवन, आकाश का जीवन खतरे में इन लोग के चक्कर में ना आ जाए। अच्छा, मतलब लालू फैमिली की हरकतों की वजह से जो हरकत हो रहा है, कहीं मेरा बेटा मरा ना जाए। बस उन लोगों को इसी बात का दुख रहता है कि हम लोग को भगवान उठा ले, हम लोग कहाँ क्या हो गया, हम लोग के साथ ही क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो क्योंकि वो तो राजनीतिक घर से है नहीं। अब जो राजनीतिक घर से रहे, जिनके घर में 2-4 विधायक मंत्री, उसको ना किसी चीज़ का फर्क नहीं पड़ता है। तो हमारे घर के लोगों का साफ आंख बंद करके जो हमारा डिसीजन होगा वो हमारे घर का डिसीजन होगा, और हमारा जो डिसीजन होगा वो किसी के कहने सुनने पे नहीं, वो हमारा सेल्फ डिसीजन होगा कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या नहीं कर रहे हैं। हमको कोई पार्टी वार्टी सदस्यता नहीं लेना किसी पार्टी में जाकर। अच्छा, मेरा अब सिंगल लाइन जनता के भी सामने है कि जो व्यक्ति बिहार की जनता के लिए खतरनाक है, हानिकारक है, जनता तो राजद का कार्यकर्ता, जदयू का कार्यकर्ता जनता है ना बिहार का, कांग्रेस का कार्यकर्ता जनता है ना बिहार का, लालू जी जनता है ना बिहार के। ये तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार के लिए बहुत खतरनाक साबित होंगे अगर इनको अतिशीघ्र राघोपुर से चुनाव नहीं हराया गया। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सनातनी विरोधी व्यक्ति हैं, ये यादव विरोधी व्यक्ति हैं, ये गरीब विरोधी व्यक्ति हैं, ये कैमरा पसंद व्यक्ति हैं। इनको A to Z का बात सिर्फ हवा पानी देने में बहुत मन लगता है, और जनता के साथ फोटो खिंचाने वाले व्यक्ति हैं। आपके अभी के बातचीत से आकाश लगता है कि आकाश अपनी खुद की लकीर बड़ी करने, या कि आकाश
खुद का जो राजनीतिक करियर है उसको बड़ा करने से ज़्यादा बड़ी लकीर बना के बैठे कि तेजस्वी प्रसाद यादव को मैं पीछे करूँगा? देखिए, तेजस्वी यादव जी तो पूरा लॉ लश्कर के साथ उतरे हुए हैं, नेता प्रतिपक्ष का टैग लिए हुए हैं। लालू यादव जी के छोटे बेटे हैं, उनका पूरा पार्टी का रहा, बिहार के भावी मुख्यमंत्री हैं। तो वो तो पूरा लॉ लश्कर लेके हमसे भिड़ गए। हम तो उनसे भिड़ने नहीं गए थे 10 नंबर के बाहर। हम तो उनको नेता प्रतिपक्ष कुर्सी से हटाने सम्राट चौधरी के साथ तो मिल के नहीं गए थे। तो भिड़ने तो हमसे वही आए ना, पार्टी से तो हमको वही निकलवाए ना। हमारे परिवार के ऊपर में हमला, हमारे परिवार के ऊपर में जान का खतरा और धमकी तो वही दिलवाए ना। हमारे परिवार का जो मान सम्मान के साथ जो खिलवाड़ हुआ वो वही न करवाएं। क्या हम लोग मतलब यादव कम्युनिटी में क्या रोड छापते हैं? हमारे वंशज, हमारे पूर्वज स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। हम लोग का परिवार के ऊपर में किसी प्रकार का किसी के ऊपर एक FIR नहीं है कि हम लोग कुछ हैं। आपने किया क्या? आपने तो कोई, जो व्यक्ति मैच्योर्ड नहीं हो, जो व्यक्ति के अंदर सॉफ्ट कॉर्नर नहीं हो, आप उसको बिहार की गद्दी देने की बात कर रहे हैं, तो इट्स वेरी डेंजरस। आपकी बातों से आकाश आप एक मैच्योर राजनीतिक के भविष्य के दिखाई देते हैं। कहाँ से सीखा है आपने ये सब? हम आपको क्या बोले कि अगर ईमानदारी से पूछिएगा तो हम लोग, मतलब मेरे राजनीति का नहीं, जो हमारे टीम के जितने लोग से मिलिएगा सब आपको इसी प्रकार मिलेगा। उसका 2 रीज़न है। पहला क्या रीज़न है कि हम लोग का जो राजनीतिक शुरुआत हुआ वो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की यूनिवर्सिटी से हुआ, राष्ट्रीय जनता दल। और उस समय राष्ट्रीय जनता दल आदरणीय लालू यादव जी का हुआ करता था। अब तो वो राष्ट्रीय जनता दल राष्ट्रीय जाहिल दल में तब्दील हो गया, जो अब तेजस्वी यादव जी का है। तो हमारे कॉलेज के VC रहे हैं आदरणीय लालू यादव जी, और हम लोग के प्रोफेसर राजनीतिक HOD का नाम है माननीय तेज प्रताप यादव जी। उनके साथ राजनीति में जितना हम लोगों ने उतार चढ़ाव देखा है, जितना उनको हमने देखा है कि जीवन में कुछ हो जाए उनको चिंता फिक्र नहीं होगा। आप जैसे कल उनसे मिले होंगे, उनका इंटरव्यू लिए होंगे, तो आपको लगा नहीं होगा कि इस व्यक्ति के ऊपर में इतना चिंता होगा। नहीं तो जो बड़े घराने के जो लड़के होते हैं उनको हल्का सा मालूम हो जाएगा कि बाहर कुछ तुम्हारा विरोध है तो घर से 10 दिन तक बाहर नहीं निकलेगा। ठीक बात। इस आदमी को देखिए, आप इनको देखिए, कुछ हो जाए दुनिया से कोई मतलब नहीं है। जनता मालिक है, जनता के बीच में है। तो हम लोग जो भी राजनीतिक सीखे वो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और श्री तेज प्रताप यादव जी के छत्र छाया में जो राजनीति सीखे, वही हम लोग को हिम्मत, शक्ति और लड़ने का सकारात्मक ऊर्जा देता है। और उसी ऊर्जा के साथ हमको पूर्ण विश्वास है बिहार की जनता पे कि बिहार की जनता अपने बारे में सोचे। लालू जी के लड़के तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के बारे में ना सोचे। माँ बहन को जो खुलेआम सोशल मीडिया पे जो हमको चढ़ के गाली दे रहा है उससे कोई लाभ नहीं है, हमको कुछ बुरा नहीं लगता है। वो लोग अपने अंदर संस्कार लाए। अगर आप लीडर हो, आप अगर किसी चीज़ को लेकर जनता के बीच में जा रहे हो, तो आप अपने कार्यकर्ताओं को संस्कारिक बनाइए। कार्यकर्ताओं को हुल्लड़बाजी करने मत बनाइए, किसी के छवि को खराब करने के लिए मत बनाइए। आकाश, एक युवा नेता के अलावा, चूँकि आपने बार बार ये जिक्र किया है कि आप एक मिडिल क्लास गरीब परिवार या कि जो बिहार की जनता है आप उसके प्रतिनिधि हैं, उसके तरफ से आते हैं, तो सिर्फ राजनीति से तो आपका काम चलता नहीं होगा। आप असल में क्या करते हैं? मैं बहुत, आपका ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा पूरे कन्वर्सेशन में हमको। हम आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से ज़रूर बिहार के युवाओं को अपील करेंगे कि एक युवाओं का, अगर युवाओं का, मैं सिंगल युवा का नहीं बात कर रहा, सिंगल अपना नहीं कर रहा, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। अगर नौजवानों को गलत ट्रैक पे, गलत रास्तों पे अगर लाने का कोई सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है तो नकारात्मक और जनता विरोधी नेताओं का जिंदाबाद करना। आज हमारे देश में सबसे ज़्यादा फ्री में आपको स्टाफ कहाँ मिलता है? इस पूरे भारत में ऐसा कौन सा सेक्टर है जहाँ फ्री में आपको स्टाफ मजदूर मिलेगा? एकमात्र सेक्टर है राजनीति। नेताजी के साथ फोटो खिंचाइए, फोटो सोशल मीडिया पे डाले, लाइक कमेंट व्यू बढ़ा। कल नेताजी का फोन आ गया, सुनो हम आ रहे हैं, 10 गो माला लेके खड़ा रहो। ये माला डालना बंद कीजिए। APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि देश का व्यवस्था तब सुधरेगा जब नौजवान किसानी के तरफ बढ़ेगा। आज मुझे ये बोलते हुए गर्व होता है कि मैं एक उस पार्टी से राजनीति किया जिस पार्टी के बारे में लोग नकारात्मक विचार रखते हैं, राष्ट्रीय जनता दल के बारे में, समाज के अंदर में कह रहे गुंडा मवाली का पार्टी है, जो फैक्ट है। आज उस पार्टी से शिक्षा दीक्षा लेने के बावजूद आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और तेज प्रताप यादव जी के मार्गदर्शन में राजनीति करने के बाद एक पशुपति कुमार पारस जी जैसे केंद्रीय मंत्री के साथ रहना,
या स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव जी के साथ रहना या लालू परिवार में रहना, उस परिवार के साथ राजनीति करने के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि ना तो मैंने ट्रांसफर पोस्टिंग, ना तो ठेकेदारी और ना तो टिकट में लेनदारी। अच्छा, ये 3 मुख्य कारोबार होता है नेताओं का जो युवाओं से करवाया जाता है और युवाओं का भविष्य को ढकेला जाता है। मैंने इन तीनों रास्तों को मैंने प्रणाम कर रखा है पिछले 15-10 सालों से। और आज के वक्त में अगर आप हमसे पूछे तो मैं एक किसान हूँ। ओके, और किसान का मतलब ये नहीं कि मैं अब धोती कुर्ता और मैं हल जोत के मैं किसानी कर रहा हूँ या मैं बैल घुमा रहा हूँ चाहे ट्रैक्टर घुमा रहा हूँ। आपके परिवार को धमकी देते वक्त किसी ने कहा कि पशुपति पारस के साथ बड़ा पैसा कमाया है। अरे कहा, यहाँ तक बोला कि पारस के साथ पैसा कमाया, डेयरी खोला, और तेज प्रताप यादव का जो साल का जो 5 करोड़ का जो फंड आता है, पूरा हसनपुर का फंड 5 साल का 25 करोड़ कस्बा बेचा, पूरा क्षेत्र का फंड हम बेचें, ये बोलकर तब हमसे 3 करोड़ रुपए का मांग किया गया। 25 करोड़ इधर अब जोड़ लीजिए और इधर पशुपति पारस जी का फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय था, आप उससे जोड़ लीजिए। तो हमने आदरणीय पारस चाचा जी का जब मंत्रालय फूड प्रोसेसिंग था तो उस वक्त हम एनडीए में थे, और एनडीए में जब हम थे, आरजेडी में जब नहीं थे, तो मेरे अंदर से एक शिक्षा का एक प्रवृत्ति ये जागा कि सरकार के अच्छे चीज़ों को जानना चाहिए। अच्छा, वरना युवा नेता में क्या होता है कि सरकार कुछ फैसला ले ले, नेता ने विरोध किया तो विरोध कर देना है। तो हम उस पद्धति से जब अलग हटकर जब हम समझने के लिए आए कि गवर्नमेंट एक्चुअली में क्या कर रहा है लोगों के लिए, कहाँ विफल है। नेता तो कह रहा है कि सब खत्म, एक भी कल कारखाना नहीं खुला। तेजस्वी जी लगातार कहते थे, हम भी कहते थे कि एक भी सुई का कारखाना खुला है नीतीश जी बताइए। लेकिन जब हम उस सुई खोजने के लिए निकले तब हमको पूरा दिखा कि बिहार में क्या क्रांति आ रहा है। क्या क्रांति आ रहा है? बिहार के अंदर में आप अगर सोचें अगर आप, तो बिहार हमारा पूरे देश में 4थे नंबर पर सबसे ज़्यादा आलू का उत्पादक है। बिहार शरीफ नालंदा जो है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड दर्ज है कि 1 बीघा के खेती में 25 टन 30 टन आलू का उपज हुआ। वो आलू जिसको बड़ी बड़ी कंपनियां लेती है चिप्स बनाने के लिए, एलआर चिप्सोना ब्रीड का आलू। बिहार के अंदर में बिहार जो है वो देश में 3रे या 4थे नंबर पे, एग्जैक्ट डेटा तो मैं भी नहीं बता सकता, लेकिन टॉप 5 में बिहार है सब्जी के उत्पादन में। आज हमारा बिहार का सब्जी विदेश जा रहा है। हमारा जो बिहार है, हमारे बिहार के अंदर में प्याज एक बहुत बड़ा उत्पादन है, जो भारत सरकार ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट तहत एक मुहिम निकाला था। भारत सरकार ने किसानों को कहा था, किसान के पास सबसे बड़ा समस्या क्या था कि उनका फसल हुआ, रखने की व्यवस्था नहीं है, तो उनको आनन फानन में कुछ से कुछ रेट में मिले उस पे मिल जाने का। अब सरकार ने व्यवस्था किया कि आप अपने फसल को निकालो, अच्छे से खेती करो, अच्छा पैदावार करो, अच्छे से उसको रखो और अच्छे से उसको अच्छे बाजार में उसको तुम बेचो। ये चैनल पूरे भारत सरकार और बिहार सरकार ने मिलकर बिहार को देने का काम किया, और उसी योजना के तहत आज हम लोग बिहार के अंदर में किसानों के बीच में जाते हैं। किसान जो सब्जी करते हैं, जैसे चुकंदर आप मान के ले सकते हैं, करेला मान के ले सकते हैं, मिर्चा, आप हरा मिर्चा देखते होंगे, वो जब हरा मिर्चा खेत से किसान जब तोड़ा तो उसको 4 दिन के अंदर में उसको बेचना होगा, नहीं तो वो लाल होगा तो वो खत्म हो गया। आज बिहार सरकार ने पटना के बिहटा में एक ऐसा टेक्नोलॉजी लाया जिसका नाम इरेडिएशन फैसिलिटी है। उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो मिर्चा जब आप खेत से तोड़ेंगे और उस टेक्नोलॉजी के पास लाएंगे तो वो अगले 25 से 30 दिनों तक वो आपका लाल नहीं होगा और वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बिकने के लिए तैयार होगा। ये हमारे बिहार में पटना के बिहटा में खुला। ये जो पूरा इंडस्ट्रियलाइजेशन जो किया जा रहा है, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन किसके लिए किया जा रहा है? किसानों के लिए किया जा रहा है। आज हमारे जब आप खगड़िया की तरफ, कोसी की तरफ जब आप जाएंगे तो मक्का पूरे दुनिया में, नॉट इन इंडिया, पूरे दुनिया में सबसे अच्छा मक्का हमारे बिहार में होता है। उस बिहार में होता है जिस बिहार का कोसी के एरिया को लोग कहते हैं कि खत्म, उसे बिहार का इस तरह से डूबा हुआ शहर है। आज आप वहाँ पता कीजिए कि बिहार में इथेनॉल प्लांट खुलने के बाद हमारे मक्का किसानों को क्या बेनिफिट्स मिला, क्या बेनिफिट्स नहीं मिला। किसानों को हम लोग आज के टाइम पे एक अच्छा खेती करने के लिए, अच्छे फसल के लिए जो भी उनको विधि व्यवस्था उपलब्ध कराया जा सके, उनको टेक्नोलॉजी से कैसे जोड़ा जा सके। जो किसान हमारे प्याज यहाँ का एक बहुत बड़ा, मतलब भारत सरकार के लिए प्याज एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है, उसको कहा जाता है पोटैटो, ओनियन एंड टमाटो। वो प्याज जो किसान खेत से निकालता है और बाजार में लाता है,
उसमें 25% प्याज बर्बाद होता है। खेत से निकाल कर सीधे बेचने में 25% का बर्बादी होता है। ये बर्बादी नेफेड भी जानता है, जो देश का एक संस्था है जो एग्रीकल्चर सेक्टर में करता है। उस 25% वेस्टेज को बिहार सरकार ने एक ऐसा टेक्नोलॉजी बनाकर बीटा में दिया, जिसका मैंने जिक्र किया। उसमें वो 25% वेस्टेज जो वो लेस देन 5% वेस्टेज के रूप में काम होता है और किसान को 20% का बेनिफिट होता है। तो अब बताइए आप कि अगर एक प्रमुख रूप से आप किसानी की तरफ, मैं प्रमुख रूप से किसानी के तरफ, और किसान ही हम आपके मीडिया के माध्यम से कहेंगे आज के नौजवानों को कि वो नेताओं के झोल झाल में ना फंसे। नेता लोग को विधायक मंत्री बनने के बाद आपको 10 लाख 5 लाख का ठेकेदारी गली नाली का दे देगा। नेतागिरी में क्या दर्द होता है कि आपको नेतागिरी मतलब समझिए, नौजवानों को मैं बोलूँ तो एक ऐसा बीमारी जिसको कोई बोल नहीं पाता है घर में। अब घर में इज्जत भी बना हुआ है, समाज में इज्जत भी बना हुआ है कि नेताजी के हम करीबी हैं। काम में प्रॉफिट नहीं हो रहा है, लेकिन बोलना है कि पूरा नेताजी हमको बना दिए, ताकि हमको बनता देखेगा तो भी 4 गो मेरे पीछे आएगा। और जब भी 4 गो पीछे आएगा तो नेताजी बोलेंगे लड़का दमदार है, इसको टिकट दो रे। तो ये पॉलिसी से बिहार के नौजवानों को बचाना है। और भारत सरकार और बिहार सरकार का जो भी योजना, जो भी मतलब नौजवानों के लिए, किसानों के लिए है, हेल्थ डिपार्टमेंट से लेकर हर चीज़ के लिए है, उसमें नौजवानों को जोड़ना हमारा अभी के टाइम पे प्रायोरिटी है। और हम किसानी से जुड़कर खेत खलिहानों के किसानों का सामान लेकर उसको हम यहाँ से सिलीगुड़ी हो जाए या फिर आपका दुबई हो जाए या आउट ऑफ इंडिया हो जाए, हम लोग किसानों को उठाते हैं, उनके सामानों को खेत पे दाम देते हैं। और खेत पे भी दाम ऐसा नहीं कि आपका 10 रुपए का जो चीज़ है उसको हम 5 रुपए दे रहे हैं। हम किसान को बता रहे हैं समुचित मूल्य कि हाँ, कि ये 10 रुपए जो आपका मूल्य है ये 10 नहीं होना चाहिए, ये आपका मूल्य 15 होना चाहिए। हम आपको 15 दे रहे हैं, आप ऐसा करो, आप ये चीज़ अब हम लोगों के साथ मिलकर करो, अपने खेती को आप दलाली में मत तब्दील करो। यहाँ पे मिडल मैन बहुत बड़ा प्रॉब्लम है बिहार के किसानों के लिए। और आप अगर अपनी नज़र को घुमा कर देखेंगे तो पूरे विश्व में और पूरे इंडिया में बिहार और यूपी और माँ गंगा का आशीर्वाद बिहार और यूपी को प्राप्त है, जिसके वजह से यहाँ का ज़मीन इतना पैदावार है कि अगर बिहार के नौजवान तेजस्वी भैया को मुख्यमंत्री, नीतीश चाचा को मुख्यमंत्री और हर हर मोदी घर घर मोदी करने से अगर टाइम निकाल कर अगर अपने बिहार के मिट्टी पे फोकस करे तो एक अच्छा फल बिहार को दे सकते हैं और बिहार देश को दे सकता है। ये ऑप्शंस, ये रास्ता हमारे बिहार के पास है, बिहार के पास उपलब्ध है। इस क्षेत्र में आप काम भी कर रहे हैं। आखिरी एक सवाल मैं लेकर के समाप्त करूंगा। आपने बड़े साफगोई से आकाश और बड़े खुले मन से बात की। बड़ा अरसे बाद मैं कई सारे लोगों से बातचीत करता हूँ, उसमें मुझे लगा कि इतना खुल करके तो राजनेता बात नहीं करता है। हम राजनेता नहीं है, वर्कर है। आप जब बता रहे थे अभी किसानी के बारे में ना, तो एक तरफ तो आप बहुत अच्छी अवेयरनेस बता रहे थे, ढेर सारी ऐसी बातों के बारे में बता रहे थे जिससे जुड़ करके किसानों का और ख़ासतौर पर युवाओं का लाभ हो सकता है। बार बार ना आप भारत सरकार और बिहार सरकार, भारत सरकार बिहार सरकार, आप क्या नीतीश के मिशन और विजन से प्रभावित हैं? देखिए, मैंने भारत सरकार और बिहार सरकार बोला, मैंने कोई नीतीश मिश्रा जी का नाम और उधर से ललन सिंह जी का नाम और शिवराज सिंह चौहान जी का तो नाम मैंने जिक्र किया नहीं। अगर आप गलत को गलत, खराब को खराब और सही को सही, अगर आप जनता के बीच में हैं, युवाओं के बीच में हैं, और आप अगर एक ट्रांसपेरेंसी डिस्कशन और ट्रांसपेरेंसी लोग की अच्छाई और बुराइयों को नहीं रखते हैं तो आप धूल झोंकते हैं। हम जिस सेक्टर में हैं, जिस चीज़ को हम काम कर रहे हैं, वो विज़न किसी नेता का नहीं है। नेता ने तो अप्लाई किया, नेता ने तो उस विज़न को मोहर मारा। वो विज़न IAS अधिकारियों का है, वो विज़न किसानों का है, वो विज़न जो किसानों के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं किसान नेता लोग, उनका वो विज़न है। और उस विज़न को जो सरकार ने सुना, वो सरकार का अच्छाई तो आपको जनता में बोलना एक बिहारी होने के नाते, एक इंसान होने के नाते बनता है कि सिर्फ आप बुराई नहीं कर सकते किसी का। हम 24 घंटा किसी का बुराई कर रहे हैं, डैट मीन्स कि हम अपने अंदर सिर्फ निगेटिविटी को पाल रहे हैं। अगर हमारे पास अगर 500 लोग अगर सुन रहा है हमको, तो हम उन 500 लोगों का, मेरा पहला दायित्व ये बनेगा कि हम उन 500 लोगों को पहले मेंटली रिलैक्स करें कि तुमको चिंता नहीं हो कि तुम्हारे घर में 3 वक्त का खाना बना या नहीं बना। तुमको चिंता नहीं हो कि तुम 3 घंटा यहाँ बैठे हो तो तुम्हारा 200 रुपये का मजदूरी खत्म हो गया। हम चाहते हैं कि नौजवानों के बीच में
केंद्र सरकार, भारत सरकार का जो पैसा होता है वो जनता का पैसा होता है। और आप सीधे जनता में हम कूदें या सीधे जो मैंने किया ये काम कि जब जनता में जाते थे, नीतीश जी को उल्टा सीधा बोलना होता था, मोदी जी को बोलना होता था, पकौड़ा छान देते थे हम भी जाकर कि अमित शाह ने बोला, सब किया। तो एक एक्सपीरियंस हमको बाद में गेन आया, जब मैं चौराहे पे खड़ा हुआ अपने जीवन के चौराहे पर, तब हमको गेन हुआ कि नहीं यार, मैं किसी एक व्यक्ति के लिए पूरा समर्पित हो जाऊं और उधर से मुझे रिजल्ट 0 आए, तो क्यों ना मैं समर्पित अपनी मिट्टी के लिए हो जाऊं, क्यों ना मैं समर्पित अपने लोगों के लिए हो जाऊं कि मैं जितना ईमानदारी से किसी राजनेता का बेटा के साथ हूँ, किसी मंत्री विधायक के साथ हूँ, मैं उतना ही ईमानदारी से अगर एक नौजवान के साथ अगर हो जाऊँ तो वो मेरे साथ 24 घंटे में 18 घंटे जरूर देगा, लेकिन वो नेता 24 घंटे का अगला 24 मिनट आपको देगा कि नहीं देगा, इसका कोई माय बाप नहीं है। तो भारत सरकार और नीतीश कुमार बिहार सरकार ने योजना किसके लिए लाया? बिहार के लिए लाया, किसानों के लिए लाया। हम किसान को सिर्फ रैली में बुला के जिंदाबाद करवाएं, हम नौजवान को सिर्फ पुतला फुकवाएं, हम नौजवान को सिर्फ बोले कि नहीं चढ़ जाओ, हम नौजवानों को बोले कि नहीं घेराव करो, कि हम नौजवानों को मैं भी बताएंगे कि सुनो, जो हमारे विरोधी मोदी है, देखो तो एक प्लांट खोला है बीटा में, पता करके आओ तो तनी क्या है। तब हमारा नौजवान जब वहाँ जाएगा तो नौजवान ऑटोमेटिक देखेगा, कह रहे यहाँ 2 पैसा का स्रोत हो सकता है, हो हमारे चचा तो फूलगोभी उगा ही रहा है, फूलगोभिया तोड़ के हम यही ले आएंगे, यहाँ से फूलगोभी मलेशिया भेज देंगे, तब जानेगा। तो आप नौजवानों को कहाँ भेज रहे हैं? जॉब बीपीएससी कर ले, घेर दो, वहाँ चढ़ रहा है, तोड़ने का सोच रहा है, कैसे मीडिया में फोटो आना है वो सोच रहा है, कैसे कलाकारी करना वो सोच रहा है, अपना जीवन गुजार रहा है। तो हम अभी उन तमाम राजनीतिक युवा विरोधी नीतियों के खिलाफ कोई हल्ला हंगामा करने के फेर में नहीं है कि एकदम धरना दे देना है, फलाना जी को मुख्यमंत्री बनाना है। हमसे 2 ही लोग जुड़े भी नहीं, हमसे 2 ही लोग मिले, हमसे 5 ही लोग मिले, 85 लोग मिले, हम उनसे काम की बात करने में इच्छा रखना चाहते हैं। हम उनसे ही नहीं पूछना चाहते का हाल हो वो चचा बनतुन मुख्यमंत्री, का हाल चले तेजस्वी के क्षेत्र के हो, का हाल चले योगा क्षेत्र में। डिस्कशन मैंने करना पिछले 2 सालों से मैंने बिल्कुल बंद कर दिया है कि हमको 4 लोग मिलकर सरकार नहीं बनाना है। नौजवानों से अपील हम करेंगे कि जहाँ चाय पे बैठें, जहाँ कोई चर्चा करें तो सरकार बनाने और सरकार गिराने का चर्चा टेबल टॉक ना करें, उससे आपका समय बर्बादी है। कहीं बैठे तो रोजगार की बात करें, कोई नेता रोजगार देने वाला नहीं है। ये जो जितना आप देख रहे हैं ना, सब पढ़ लिख कर आता है, तब एग्जामिनेशन पढ़ाई करता है, तब उसको जाके आप डिग्री दे रहे हैं। आप किसी को घर से बुला कर नौकरी नहीं दे रहे हैं कि आइए, तो भाई वो परीक्षा पास कर रहा है। तो हम सरकार का तारीफ नहीं करके अपने बिहारी नौजवानों का तारीफ करना चाहेंगे, जो मेहनत कर परीक्षा पास करता है और फिर ये नेता लोग उसको सर्टिफिकेट दे देकर अपना फोटो खिंचाता है। तो सरकार अपना सवाल का जवाब अपना करे, हम अपना करेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। तो थोड़ी लंबी बातचीत थी, लेकिन आपको अवसर लगे तो आप ज़रूर इस पूरी बातचीत को सुनिए। ये बातचीत थी आकाश यादव की, एक उभरते हुए बिहार के नेता की, जिन्होंने 2025 में अपनी बातचीत से कहा है कि 5 विधानसभा सीटों पर वो दावा ठोकते हैं। उन 5 विधानसभा सीटों पर वो ये भी कहते हैं कि अगर तेज प्रताप यादव आएंगे तो उन्हें वो खुल करके समर्थन करेंगे। इसके अतिरिक्त अभी उन्होंने किसी किस्म की किसी पार्टी या किसी संगठन में शामिल होने या जाने या खुद का कोई पार्टी बनाने के बारे में तो उन्होंने खासतौर पर नहीं कहा। यह ज़रूर कहा है कि वो खुद किस विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। 2025 में आकाश यादव कहाँ के उम्मीदवार होंगे इसका पत्ता वो कह रहे थे कि थोड़े दिन बाद, बैकग्राउंड में कह रहे थे कि सावन के बाद ये इस फैसले को हम सबको बताएंगे। ये बताएंगे कि कहाँ से वो चुनाव में उतरने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आकाश, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छा लगा आप जैसे नौजवान के साथ इंटरेक्शन करने में। बहुत कम मौका मिलता है कि जो बिहार के ओरिजिनल मुद्दा पे बात करें, नहीं तो यहाँ तो लोग मसाला खोजते हैं कि कैसे कुछ मसाला मिले, लेकिन आपने बिहार के मसाला और बिहार के किसानी को उठाने का काम किया। धन्यवाद। थैंक यू आकाश, थैंक यू आप सबका भी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।